यस मैम। तो हम लोग जो है बस ये इतना आज करने वाले, केस सिनेरियो, जॉइंट प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट का, उसका एमसीक्यू और प्रोसेस कॉस्टिंग का एमसीक्यू। तो सबसे पहले हम लोग केस सिनेरियो कर लेते हैं जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट का। ठीक है, तो केस सिनेरियो में क्या दिया हुआ है देखो। तो इस पढ़ते पढ़ते हम लोग इसका ड्रॉ भी कर लेंगे ताकि आसानी से समझ, आसान, ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं। तो बोला है कि पोकेमॉन चॉकलेट मैन्युफैक्चरर्स, तो मैन्युफैक्चर्स एंड डिस्ट्रीब्यूट चॉकलेट प्रोडक्ट। तो ये कंपनी है जो कि चॉकलेट बनाती है, तो वो चॉकलेट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करती है। इट परचेज कोकोआ बीन, मतलब चॉकलेट बनाने के लिए कोकोआ बीन्स परचेज करती है, एंड प्रोसेस देम इनटू टू इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। और जब कोकोआ बीन्स जो है प्रोसेस होता है तो दो प्रोडक्ट बन के रेडी होता है। एक है चॉकलेट पाउडर लीकर बेस, मतलब CPLB लिख देते हैं, मिल्क चॉकलेट लीकर बेस, मिल्क चॉकलेट लीकर बेस। तो पहले इतना ड्रॉ कर लेते हैं कि क्या प्रोसेसिंग वगैरह हो रहा है। ठीक है, तो केस सिनेरियो वाला क्वेश्चन। कोकोआ बीन्स ये एज ए इनपुट दिया जा रहा है। उसके बाद हो रहा है प्रोसेस। प्रोसेस होके दो प्रोडक्ट बनेगा। एक है CPLB, MCLB, शॉर्टकट में लिखती है CPLB और MCLB। अच्छा, फिर बोला है दिस टू इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बिकम सेपरेटली आइडेंटिफाइबल एट अ सिंगल स्प्लिट ऑफ पॉइंट। मतलब स्प्लिट ऑफ पॉइंट के बाद दो प्रोडक्ट को हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे। ठीक है, फिर बोल रहा है एवरी 500 pound of cocoa beans yield 20 gallon of chocolate powder liquor base and 30 gallon of milk chocolate liquor base। मतलब अगर ये कोकोआ बीन हम लोग 500 पाउंड देते हैं एज अ इनपुट, तो ये दो प्रोडक्ट हमें कितना कितना मिलेगा, 20 गैलन ये वाला मिलेगा और 30 गैलन ये वाला मिलेगा। 30 गैलन ये वाला मिलेगा। अच्छा, फिर बोल रहा है द चॉकलेट पाउडर लिकर बेस इज फर्दर प्रोसेस इनटू चॉकलेट पाउडर, और ये आगे प्रोसेस होके चॉकलेट पाउडर बनेगा। पता नहीं मैंने ये हटा के इधर क्यों कर दिया, हटाई दी के बोलने वालों होता, ख्याल कर लेंगे। ठीक है, हम एक बार फिर से कर लेते। कोकोआ बीन्स 500 पाउंड, प्रोसेस, और थोड़ा छोटा कर लेते हैं, CPLB, MCLB, CPLB, MCLB 20 गैलन और 30 गैलन। और आगे फर्दर प्रोसेस क्या हो जाएगा, द चॉकलेट पाउडर लिकर बेस, चॉकलेट पाउडर लिकर बेस ये फर्दर प्रोसेस होता है। फर्दर प्रोसेस होने के बाद ये चॉकलेट पाउडर बनता है। ठीक है, चॉकलेट पाउडर, मैंने CP लिख दिया, चॉकलेट पाउडर बन जाता है। अच्छा, फिर बोला है कि every 20 gallon of chocolate powder liquor base yield 200 pound of chocolate powder। अच्छा, 20 गैलन इससे 200 पाउंड ऑफ चॉकलेट पाउडर मिलेगा, तो चॉकलेट पाउडर मिलेगा 200 पाउंड इससे। अच्छा, फिर बोल रहा है कि द मिल्क चॉकलेट लिकर बेस इज फर्दर प्रोसेस इनटू मिल्क चॉकलेट। अच्छा, इससे बन जाता है फर्दर प्रोसेस होके मिल्क चॉकलेट। ठीक है, फर्दर प्रोसेस हो रहा है तो मिल्क चॉकलेट बन जाता है। The milk chocolate liquor base is further processed। अच्छा, every 30 gallon of milk chocolate liquor base yield 340 pound of milk chocolate, 340 pound of milk chocolate बन के रेडी होता है। ठीक है। ठीक है, आगे पढ़ लेते। प्रोडक्शन एंड सेल्स डेटा फॉर अक्टूबर 2023 बोल रहा है कोकोआ बीन प्रोसेस्ड हुआ है। ये मतलब ये हमें बोला है कि ऐसा होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड हम लोग बोल सकते हैं ना इसे कि ऐसा होता है, क्योंकि एक्चुअली में कुछ और हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, एक्चुअली में क्या हुआ है,
कोकोआ बीन्स प्रोसेस्ड हुआ है 7,500 पाउंड, ठीक है। तो ये ऐसे होता है ऐसा बोला है, लेकिन एक्चुअली में क्या हुआ है, कोकोआ बीन्स जो है वो प्रोसेस हुआ है 7,500 पाउंड, ठीक है। तो हम दोबारा लिख रहे हैं क्योंकि वो तो हमें बोला है कि ऐसा ऐसा होता है, लेकिन एक्चुअली इन्होंने कितना कितना प्रोसेस किया वो फिर से नीचे बोल रखा है, ठीक है। जो बोला है वो तो लिखना पड़ेगा। फिर बोल रहा है कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग कोकोआ बीन्स टू स्प्लिट ऑफ 0.7,12,500 इंक्लूडिंग परचेज ऑफ बीन, मतलब रॉ मटेरियल का कॉस्ट और जो कन्वर्जन कॉस्ट है सब मिला के 7,12,500 ज्वाइंट कॉस्ट है। तो 7,12,500 टोटल ज्वाइंट कॉस्ट है, इंक्लूडिंग ये 7,500 कोकोआ बीन खरीदने का प्राइस, ठीक है। अच्छा, अब प्रोडक्शन जो हुआ है चॉकलेट पाउडर और मिल्क चॉकलेट कितना कितना हुआ है ये बोला है। चॉकलेट पाउडर और मिल्क चॉकलेट, ठीक है, मतलब ये लास्ट वाला प्रोडक्ट जो फर्दर प्रोसेस होने के बाद हुआ है वो हमें बताया 3,000 पाउंड और 5,100 पाउंड, ठीक है। तो इससे प्रोसेस होके बनता है सबसे पहले CPLB और MCLB, बट वो कितना कितना हुआ है वो हमें कुछ नहीं बोला है। फर्दर प्रोसेस होने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज चॉकलेट पाउडर और मिल्क चॉकलेट, वो हमें बताया है कि कितना कितना 3,000 और 5,100। तो ये बना है 3,000 पाउंड और ये बना है 5,000 पाउंड, ठीक है। हम लोग चाहे तो निकाल सकते हैं, जैसे 20 गैलन से इतना बनता है तो इतने पाउंड के लिए कितना गैलन यहाँ प्रोडक्शन हुआ होगा। अब चाहिए होगा तो वो कैलकुलेशन करके हम लोग निकाल लेंगे। सेलिंग प्राइस है ये दोनों का 190 पर पाउंड और 237.50, 190 एट द रेट ऑफ 190 पाउंड और एट द रेट ऑफ 237.50 पाउंड, 237.50 pound. The October 2023 separable cost of processing chocolate powder liquor into chocolate powder, मतलब फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ना, क्योंकि देखो बोल रहा है चॉकलेट पाउडर लिकर से चॉकलेट पाउडर बनने का खर्चा, चॉकलेट पाउडर लिकर बेस से चॉकलेट पाउडर बनने का खर्चा, मतलब फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 3,30,2,812.50, 3,02,812.50, ये फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। एंड द अक्टूबर 2023 सेपरेबल कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग मिल्क चॉकलेट लिकर बेस इनटू मिल्क चॉकलेट आर 623,437, 623,437.50। फिर बोल रहा है पोकेमॉन फुल प्रोसेसेस बोथ ऑफ इट्स इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इनटू चॉकलेट पाउडर एंड मिल्क चॉकलेट, तो फर्दर प्रोसेस ही हुआ है, मतलब ये कंडीशन में नहीं रखा गया है, ठीक है। अच्छा, फिर बोल रहा है देयर इज एन एक्टिव मार्केट फॉर दिस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, तो इसका भी एक्टिव मार्केट है, ऐसा नहीं कि ये नहीं बिकता है बोल के ऐसा किया, बोल रहा है इसका भी एक्टिव मार्केट है, ऐसा हमें इंफॉर्मेशन दे रखा है। फिर बोल रहा है रिकॉर्डिंग स्टार्ट। अच्छा, फिर बोल रहा है कि कहाँ चला गया, हाँ। In October 2023, Pokemon could have sold the chocolate powder liquor base for 997.50। अच्छा, तो बोल रहा है कि अगर चॉकलेट पाउडर लिकर बेस बेचना है तो 997.50 गैलन करके बिक जाएगा, एट द रेट ऑफ 997.50 करके ये बिक जाएगा अगर इसे बेचना है। और जो मिल्क चॉकलेट लिकर बेस है वो 123 पर गैलन करके बिकेगा, 123, 1,235 पर गैलन, ठीक है। ये ऐसे करके बिक जाएगा अगर ये बेचना चाहते हैं, ठीक है। और ये बेचेंगे तो इतने पाउंड करके बिकेगा। यू आर रिक्वायर्ड टू शो हाउ द जॉइंट कॉस्ट ऑफ 7,12,500 विल बी एलोकेटेड बिटवीन चॉकलेट पाउडर एंड मिल्क चॉकलेट लिकर बेस। तो चॉकलेट पाउडर एंड मिल्क चॉकलेट लिकर बेस के बीच में किस तरीके से जॉइंट कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट होगा वो हमें बताना है। अच्छा, अब पहला क्वेश्चन, हाउ मच जॉइंट कॉस्ट इज एलोकेटेड बिटवीन द चॉकलेट पाउडर एंड मिल्क चॉकलेट लिकर बेस रेस्पेक्टिवली यूजिंग सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। तो हमें सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट यूज करके जॉइंट कॉस्ट को एपोर्शन करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, देखो यहाँ पर लिखेंगे चॉकलेट पाउडर लीकर बेस, किन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बोला है, चॉकलेट पाउडर लीकर बेस, चॉकलेट पाउडर एंड मिल्क चॉकलेट लीकर बेस, मिल्क चॉकलेट लीकर बेस,
ठीक है। लेकिन नाम यहाँ भले ही दिया है चॉकलेट पाउडर, लेकिन अगर हम लोग स्प्लिट अप पॉइंट का डेटा लेंगे तो फिर हमारा ये दो नाम होना चाहिए, ठीक है। बट इन्होंने बोल रखा है कि चॉकलेट पाउडर, बट चॉकलेट पाउडर तो स्प्लिट अप पॉइंट पे होता नहीं है, तो जो है मेरे हिसाब से चाहे जो भी लिखे हमें यहाँ का प्राइस लेना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ के प्राइस के हिसाब से तो नाम होना चाहिए चॉकलेट पाउडर लिकर बेस, ठीक है। बाकी देखते हैं कैलकुलेशन करके हमारा आंसर इनके साथ मैच होता है कि नहीं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि क्योंकि हमें बोला स्प्लिट ऑफ पॉइंट के बेसिस पे जॉइंट कॉस्ट को अपोर्शन करने की, तो स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे तो सीपीएल भी एमसीएल भी बन रहा है, तो हम सीपी क्यों लिखे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं सेलिंग प्राइस एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। सेलिंग प्राइस एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। तो सेलिंग प्राइस एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट कितना होगा, तो ये देखो यहाँ दिख रहा है 997। अच्छा, ये कितना गैलन है वो हमें निकालना पड़ेगा इसका मतलब, ठीक है। नहीं तो कैसे निकलेगा, तो ये गैलन हमें दिया हुआ नहीं है बट हमें निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकाल सकते हैं, 200 पाउंड, 200 पाउंड चॉकलेट पाउडर बनने के लिए अगर 20 गैलन सीपीएल भी चाहिए, तो 3000 पाउंड चॉकलेट पाउडर बनने के लिए कितने गैलन जो है सीपीएल भी चाहिए, निकालो यूनिटरी मेथड करके। तो पहले क्वांटिटी निकालना पड़ेगा क्योंकि क्वांटिटी मिसिंग है यहाँ पर। क्वांटिटी निकालो, यूनिटरी मेथड करो कि इतने पाउंड के लिए इतना गैलन चाहिए, तो फिर इतने पाउंड के लिए कितना गैलन चाहिए, बोलो कितना हो। अब एक बार कितना लिखाई थी? ये यही वाला केस सिनारियो बोल के जो लिखा हुआ बस। ठीक है। बोलो यूनिटरी मेथड करके, अगर 200 पाउंड चॉकलेट पाउडर चाहिए, 20 गैलन चॉकलेट पाउडर लीकर बेस से बनता है, तो 3000 पाउंड बनाने में कितना चॉकलेट पाउडर चाहिए, चॉकलेट पाउडर लीकर बेस चाहिए। 450। 450। अच्छा, तो देख लेते हैं। देखो 200 के लिए 20, तो एक के लिए 20/200 इंटू 3000, 300। 300। 300 और इधर वाला 340 पाउंड के लिए 30 गैलन लगता है, तो 30/340 इंटू 5000 पाउंड कितना। 441। 441, 30 डिवाइडेड बाई 340 इंटू 5, 441। अच्छा, 441, 5000 और ये 340 सही लिखा है। ये होगा 450, बोल रहा है कि 450 हो जाएगा। ये 300 तो ठीक है, हमारा बोल रहा है कि 450 हो जाएगा, तो मैंने क्या गलत लिख दी। 30 गैलन, 340 पाउंड, और इधर जो है, ओ ये 5100 है ये वाला। एक बार देख लेते हैं, शायद मैंने गलत लिखा है, एमसीएल भी 5100 पाउंड है। ये तो गिवन है ना, देख लेते हैं कहाँ गलत लिखा है। हाँ, ये रहा 5100 पाउंड। ये वाला डेटा मैंने गलत लिखा है, 5100, तो ठीक करने के बाद देखो, तब शायद पॉइंट पे नहीं मिलेगी। हाँ मैम 450 আসছে। 450, ठीक है। तो 450 गैलन, तो क्वांटिटी गैलन में जो है ये हम लोग का इतना निकल के आ गया, ठीक है। अब सेलिंग प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट निकाल लेंगे। सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, तो कितना हो जाएगा, 300 गैलन इंटू कितना करके जो है प्राइस है 997.50, 997.50, 450 इंटू 1235। अब फिर से देखो ये कितना आ रहा है। 2,99,250। 2,99,250 और इधर वाला
5,55,750। 5,55,750। तो ये हमारा आ गया सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट अप पॉइंट। ठीक है, अब जॉइंट कॉस्ट को इस रेशियो में अपोर्शन करना है, तो जॉइंट कॉस्ट को अपोर्शन करेंगे। तो जॉइंट कॉस्ट है कितना, 7,12,500। तो ऐसा हो जाएगा 7,12,500 डिवाइडेड बाय ये दोनों का टोटल, क्योंकि इसका रेशियो होगा ना, तो हम इस तरीके से लिख ले रहे हैं। और जो भी आएगा वो डेटा ले लेंगे, फिर इंटू इंटू करते जाएंगे। ठीक है, मतलब जैसे शॉर्टकट हम लोग कर रहे हैं, तो 299,250 प्लस 555,750। तो ये आ रहा है, ये मुझे लग रहा है ज्यादा आ गया, 2,99,250 प्लस 5,55,750, 8,55,000, 7,12,500। ठीक आया कि नहीं, थोड़ा देखो, 8,55,000। तो ये हो जाएगा कुछ इतना। ठीक है, ये जितना भी वैल्यू आ रहा है 0.833, 0.833 यहाँ ऐसे लगा दिया, इंटू 299, ऐसे करके हो जाएगा 0.833 इंटू 299,250। मतलब रेशियो करने पे जैसे होता है 555,750 इंटू 0.833। तो पूरा डेटा लेके करना पड़ेगा, तो हमारा आंसर मैच होगा। ठीक है, 250। तो ये आ जाएगा मेरा 2,49,375। और एक माइनस करके भी हम लोग चाहे तो निकाल सकते हैं, मतलब -7,12,500। तो जल्दी हो जाएगा, 4,63,125। ठीक हुआ है कि नहीं एक बार देखो, मतलब कैलकुलेशन, फिर हम आंसर चेक कर। 4,63,125। हाँ मैम। ठीक है, तो अब आंसर चेक करते हैं। हमें बोला था पहला क्वेश्चन ये वाला, तो कौन सा आंसर हो रहा है हमारा, 2,49,375, 4,63,125, मतलब ऑप्शन बी हो रहा है। ठीक है, तो ये आंसर ऑप्शन बी हो गया। हम एक बार चेक करते हैं कि आंसर ऑप्शन बी है कि नहीं। सुनिए, 1 का बी है। ठीक है, अच्छा। सेकेंड में हमें क्या निकालने बोला है, हाउ मच जॉइंट कॉस्ट इज एलोकेटेड बिटवीन द चॉकलेट पाउडर एंड मिल्क चॉकलेट लिकर बेस रेस्पेक्टिवली यूजिंग फिजिकल मेजर गैलन। तो फिजिकल यूनिट मेथड से करने के लिए बोला है, तो क्या आंसर होगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर, जॉइंट कॉस्ट बेस्ड ऑन क्वांटिटी। ठीक है, तो क्वांटिटी कितना है, क्वांटिटी है 300 गैलन और 450, क्योंकि हमें कौन से दो पे करने के लिए बोला है, मिल्क चॉकलेट लिकर बेस और चॉकलेट पाउडर। तो यहाँ पर ना बार बार जो दिया है मुझे थोड़ा अटपटा इसीलिए लग रहा है, क्योंकि देखो मिल्क चॉकलेट लिकर बेस तो यहाँ पर है, और चॉकलेट पाउडर अगर बोलोगे तो यहाँ पर है। वो चॉकलेट पाउडर लिकर बेस होना चाहिए, तभी जाके सिमिलरिटीज होगा ना। या तो ये दोनों का बोलो, ठीक है, या तो वो फाइनल प्रोडक्ट का बोलो, तो जो भी है, तो ये दोनों ही होगा। तो फिर 300 गैलन और 450, तो 300 और 450 ये रेशियो में मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये कितने कॉस्ट को, 7,12,500 को, तो 7,12,500 इंटू 300 डिवाइडेड बाई 750, देखो कितना आ रहा है, और 7,12,500 इंटू 450 डिवाइडेड बाई 750, चेक करो कितना, 7,12,500 divided by 750 into 300, 2,85,000, और दूसरा वाला माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 7,12,500। तो ये आ गया 4,27,500। देखते कोई ऑप्शन है कि नहीं, अगर नहीं है तो हो सकता है कि फिर ये दोनों पे करना पड़े, चॉकलेट पाउडर और मिल्क चॉकलेट, ये दो देना चाहिए, चॉकलेट पाउडर लिकर बेस और मिल्क चॉकलेट लिकर बेस। यहाँ थोड़ा लिखने का तरीका, मतलब बोलने का तरीका इनका अलग लग रहा है मुझे। ठीक है, तो देखते हैं 285 और 427, 285 और 487, हाँ है 427,500, मतलब ऑप्शन डी। ठीक है, तो हम एक बार चेक कर लेते हैं 2 का ऑप्शन डी है कि नहीं। हाँ, 2 का ऑप्शन डी है। अच्छा, ये हो गया सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर, ये हो गया फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर। थर्ड नंबर पे देखते हैं क्या बोला है।
बोला है हाउ मच जॉइंट कॉस्ट इज एलोकेटेड बिटवीन द चॉकलेट पाउडर एंड मिल्क चॉकलेट लिकर बेस रेस्पेक्टिवली यूजिंग एस्टिमेटेड नेट रियलाइजेबल वैल्यू। अगर हम लोग नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड पे जाते हैं तो जॉइंट कॉस्ट कैसे एलोकेट होगा? तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू कैसे निकालते हैं? सेल्स वैल्यू एट फाइनल पॉइंट या फिर एट सेल्स वैल्यू ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, है ना, सेल्स वैल्यू ऑफ फाइनल प्रोडक्ट निकालते हैं। तो फाइनल प्रोडक्ट का सेल्स वैल्यू, तो इस बार हमें यही वाला डेटा लेना चाहिए। 3000 इंटू 190, 5100 इंटू 237.50। तो 3000 इंटू 190 और 237.5 इंटू 5100। एक बार देख लेंगे ठीक लिखा है कि नहीं मैंने, हाँ ठीक लिखा है। अच्छा, मल्टीप्लाई करने से ये हम ओरली कर लेते हैं। 19 में होता है 57 और ये 4 जीरो, और ये कितना हो जाएगा 237.5 इंटू 5100। तो ये आंसर आ रहा है 12,11,250। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया सेल्स वैल्यू ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, फिर इससे हम लोग क्या लेस करते हैं? इससे हम लोग लेस करते हैं फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। तो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट हमें गिवन है क्वेश्चन में, ये रहा 302,812.50, 302,812.50। और ये इधर वाला है 623,437, 623,437.50 फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। और लेस होता है कोई सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, बट वो तो है नहीं, तो ये दो माइनस करने से हमें मिल जाएगा एनआरबी। फिर इस रेशियो में जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो ये पहले लिखा हुआ है, तो ये कर लेते 623,437.5। तो ये आ रहा है मेरा 5,87,812.5। एक बार देखते जाओ, हाँ कैलकुलेशन कहीं गलत ना हो। 5,70,000 माइनस 302,812.5, 267,187.5 प्लस कर लेते हैं ये वाला 5,87,812.5। ये प्लस इसीलिए कर लिया क्योंकि रेशियो निकालने के काम आएगा। तो जॉइंट कॉस्ट को अपोर्शन करना है, तो 7,12,500 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 8,55,000, जितना भी आएगा इनटू ये डेटा होता जाएगा। तो 7,12,500 डिवाइडेड बाई 855,000, तो ये आ रहा है कुछ इतना। अच्छा, इसमें भी वही आया 0.833 यहाँ पर लगा दिया एक बार, और 0.833 इंटू हो जाएगा 267,187.5। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 267,187.5, तो ये हो गया 2,22,656.25। 0.8333333 चलता ही जाएगा जब तक कैलकुलेटर ले, इंटू 5,87,812.5। तो ये आ जा रहा है 4,89,843.75। या हम माइनस कर देते तो भी मिल जाता। ठीक है, 0.833 इंटू 5,87,812.5। अच्छा, अब देखते हैं ऑप्शन में ऐसा कुछ है कि नहीं। थर्ड नंबर क्वेश्चन कितना है? 2,22,656, 2,22,656.25। अच्छा, पहला तो मैच हो गया। और 4,89,843.75, 4,89,843.75। हाँ ठीक है, तो ऑप्शन ए आ रहा है। बस ये देखेंगे कि ऑप्शन ए है आंसर की नहीं है। हाँ, थर्ड का ऑप्शन ए है। अच्छा, ये भी हुआ। फोर्थ नंबर, मतलब जो भी हम लोगों ने मेथड सीखा उसी का है, बट हाँ ये डिजिट्स थोड़ा अटपटा सा है तो टाइम लग रहा है। व्हाट इज द कांस्टेंट ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज एनआरपी? अच्छा, तो हमें ग्रॉस मार्जिन निकालने के लिए बोला है। ठीक है, तो ग्रॉस मार्जिन निकालेंगे। और हाउ मच जॉइंट कॉस्ट इज एलोकेटेड बिटवीन द चॉक, ये पहले कर ले क्योंकि उसी लाइन में हो जाएगा। लास्ट में ग्रॉस मार्जिन निकालेंगे। बोला है हाउ मच जॉइंट कॉस्ट इज एलोकेटेड बिटवीन द चॉकलेट पाउडर एंड मिल्क चॉकलेट लिकर बेस रेस्पेक्टिवली यूजिंग, ओ अच्छा, वो ग्रॉस मार्जिन यूज करके करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम लोग को ग्रॉस मार्जिन निकाल के देखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग ग्रॉस मार्जिन निकाल लेते हैं। ग्रॉस मार्जिन कैसे निकलेगा यहाँ पर?
अच्छा, ग्रॉस मार्जिन मतलब ग्रॉस प्रॉफिट है ना, तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है एनआरवी मेथड से, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनल सेल्स वैल्यू निकाल लेते हैं ऑफ टोटल प्रोडक्शन, क्योंकि जीपी कैसे निकालते हैं, सेल्स वैल्यू माइनस कॉस्ट करने से आता है, ठीक है। तो फिर फाइनली गुड इवनिंग मैम। देखो फाइनली हम लोगों का जो प्रोडक्शन हो रहा है तो उसका सेल वैल्यू कितना है, 5,70,000 प्लस यहाँ पर जो दिख रहा है 12,11,250, तो ये ऐड करते हैं 5,70,000, तो थोड़ा बताओ कि कितना होगा, प्लस 12,11,250। फाइनली हम लोग जो प्रोडक्ट बेच सकते हैं उसका सेल्स वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हमें बोला है, देखो क्यों फाइनल वाला लिया उसके आगे वाला क्यों नहीं लिया, क्योंकि एनआरवी के हिसाब से हमें जीपी निकालना है, तो एनआरवी का मतलब एकदम लास्ट फाइनल वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। तो सेल्स जीपी कैसे निकालते हैं, सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट, तो फिर फाइनल सेल्स वैल्यू इसीलिए लेंगे क्योंकि एनआरवी बोला है, ठीक है। तो अब ये दोनों को टोटल करने से कितना आ जाएगा, 12 और 5 17, कितना हो जाएगा, 17 लाख, 17,81,250। अच्छा 17,81,250 हो जाएगा, ठीक है। अब इससे हम लोग माइनस कर देंगे टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट में क्या क्या आएगा, ज्वाइंट कॉस्ट आएगा और एक आ जाएगा हम लोगों का क्या बोलते हैं उसे, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, ठीक है। तो ज्वाइंट कॉस्ट कितना है, 7,12,500, क्योंकि हम लोग ओवरऑल निकाल रहे हैं तो हमें सेपरेट वगैरह तो कुछ करना ही नहीं है। और फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कितना होगा, वो दोनों का टोटल कर लेंगे। तो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कितना था, 30,2812.5, 30,2812.5 प्लस 62,3437.5। अब टोटल करके देख लो कितना आ रहा है, 9,26,250। अच्छा 9,26,250। तो ये सेल से ये दो कॉस्ट माइनस कर दो तो जीपी पता चल जाएगा, मतलब इनके हिसाब से ग्रॉस मार्जिन, ये प्रॉफिट नहीं बोल के मार्जिन बोल रहे, एक ही बात है। तो जीपी निकालो कितना हो रहा है, फिर हम लोग परसेंटेज ऑफ ग्रॉस मार्जिन निकाल लेंगे। 1,42,500। 1,42,500। और जीपी कैसे निकालते परसेंटेज में, जीपी डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100, तो वही जीपी डिवाइडेड बाय सेल्स यानी 17,81,250 इंटू 100 करके देख लो कितना आता है। 8%। 8%, 8% ऑप्शन ए। अच्छा, आंसर भी हम लोग का ऑप्शन ए है, ठीक है। और फिफ्थ लास्ट क्वेश्चन, फिफ्थ नंबर में क्या बोला है, हाउ मच जॉइंट कॉस्ट इज एलोकेटेड बिटवीन द चॉकलेट पाउडर एंड मिल्क चॉकलेट लिकर बेस रेस्पेक्टिवली यूजिंग कांस्टेंट ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज। ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज का यूज करके हमें जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो चॉकलेट पाउडर लीकर बेस और मिल्क चॉकलेट लीकर बेस होना चाहिए, वो नाम जो है जिस तरीके से दिया है वो ठीक नहीं, ठीक है। तो एनआरवी है तो फाइनल सेल्स वैल्यू लेंगे, फाइनल सेल्स वैल्यू निकाल चुके हैं, देख देख के लिख लेंगे। 5,70,000, 12,11,250, 5,70,000, 12,11,250, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, लेस कर देंगे ग्रॉस मार्जिन, ठीक है। कैसे करके होता है बता देते, ग्रॉस मार्जिन 8%, तो सेल्स से जीपी लेस करेंगे, तो 8% लगाओ सेल्स वैल्यू पे, 5,70,000 पे 8% लगाने से कितना होता है, 12,11,250 पे लगाने से कितना होता है, तो हमें मिलेगा सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेल से प्रॉफिट लेस करने से। तो बोलो कितना आएगा, 45,600। और इधर वाला करो, हम ये पूरा ही करें। 96,900। 96,900 माइनस करने से 11,14,000। हाँ, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या निकल गया, सीओजी से। अब हम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हैं, देखो हमें बोला है कितना जॉइंट कॉस्ट एलोकेट होगा वो दोनों प्रोडक्ट पे
हमें जो है ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज का यूज करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करें ना, बैक कैलकुलेशन कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, हम पहले सेल से प्रॉफिट लेस कर रहे हैं, तो मुझे क्या मिलेगा, कॉस्ट, गुड्स को बनाने का कॉस्ट। अब इस कॉस्ट में कितने सारे कॉस्ट इंक्लूडेड होंगे, दो कॉस्ट इंक्लूडेड होंगे, क्योंकि ये फाइनल सेल्स वाले, एक है ज्वाइंट कॉस्ट और एक हम लोग का फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। तो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट मुझे पता है, तो हम ये फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट यहाँ से लेस कर देते हैं। तो वो कितना है, 302812.50, 302812.50, और एक है हम लोग का 6,23,000, ऐसा कुछ है, 6,23,437.50, ठीक है। तो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट इसमें से लेस कर दिया, ठीक है। तो कितना बच रहा है, माइनस करके देखते हैं। ये मेरा लिखा हुआ है, हम ये कर लेते, तुम लोग उधर वाला करो। 4,90,912.50, और इधर 2,21,587.5. अच्छा, तो ये कौन सा कॉस्ट निकला बता सकते हो, ये मेरा सेल्स था, सेल्स से प्रॉफिट लेस कर दिया तो कॉस्ट मिल गया, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, क्योंकि गुड सोल्ड हुआ है तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कॉस्ट बोल सकते हैं। टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट में दो होता है, फर्दर प्रोसेसिंग और जॉइंट। तो फर्दर प्रोसेसिंग लेस कर दिया, तो जो बचा हुआ है वो क्या है, नहीं समझ रहे, बैक कैलकुलेशन किया ना, देखो सेल्स वैल्यू माइनस जीपी करने से क्या मिलता है, टोटल कॉस्ट। बेसिकली सेल से टोटल कॉस्ट लेस करने से जीपी मिलता है, तो उल्टा सेल से जीपी लेस किया तो टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में अब क्या क्या इंक्लूडेड है, सेल्स वैल्यू माइनस जीपी, टोटल कॉस्ट में इंक्लूडेड है फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट और ज्वाइंट कॉस्ट, ठीक है। अब मुझे ये पता है, ये पता है, ये पता है, तो ये इधर लाके लेस कर दिया, तो अब जो बचा वो क्या आया, सेल्स वैल्यू पता है, हाँ वही बोल रहे, देखो सेल्स वैल्यू पता है, जीपी पता है, ठीक है, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट पता है, तो सब लेस करने के बाद जो पड़ा हुआ रहा वो क्या हो गया फिर, ज्वाइंट कॉस्ट, ठीक है। तो यही पूछा था हम लोग, ज्वाइंट कॉस्ट बताओ। तो अगर हमें ऐसे जीपी परसेंटेज से बोले ना, तो हम लोग इस तरीके से निकाल लेते हैं ज्वाइंट कॉस्ट। अब देख लो आंसर, 2,21,587.50 और 4,90,000, मतलब 912, मतलब ऑप्शन सी हो रहा है आंसर, ठीक है, ऑप्शन सी हो गया, ठीक है। केस सिनेरियो वाला जो पॉइंट था वो हम लोग का कंप्लीट हो गया। आसान है, बट थोड़ा सा जो डिजिट्स है वो ऐसा देता है तो थोड़ा मुश्किल लगता है हमें करने के लिए, बट वैसे आसान है। अब हम लोग एमसीक्यू में चलते हैं। एमसीक्यू देखो, सबसे पहला जो है बोल रखा है कि in sugar manufacturing industries, molasses is also produced along with sugar. Molasses may be smaller value as compared with the value of sugar and is known as common product, byproduct, joint product, none of them. तो बोलो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, By product. बाई प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है, जिसका वैल्यू कम होता है कंपेरेटिवली। देखो ये चीज तो हमें प्रोसेस पता है, अगर हमें एबीसीडी करके भी दे देना कि हम लोगों ने मैन्युफैक्चर करके ए प्रोडक्ट पाया, बी हमारा एक ऐसा प्रोडक्ट उसके साथ निकल के आया जिसका वैल्यू ए से कम है, ऐसे भी बोल सकता है, हमें कोई पर्टिकुलर नाम दे दे ऐसा जरूरी तो है नहीं, तो फिर हम लोग का आंसर हो जाएगा यहाँ पर बाई प्रोडक्ट, ठीक है। तो कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए, बाकी नाम हमें कुछ भी दे सकता है, एक्स वाई जेड एबीसी कुछ भी दे सकता है, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलते हैं बाई प्रोडक्ट। अच्छा, फिर बोल रहा है मेथड ऑफ apportionment of joint cost on the basis of output of each joint product at the point of split up। split up point पे जो आउटपुट आ रहा है उसके बेसिस पे जब हम लोग जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसे कौन सा मेथड बोलते हैं, सेल्स वैल्यू मेथड, फिजिकल यूनिट मेथड, एवरेज कॉस्ट मेथड, मार्जिनल कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन मेथड। बोलो, देखो देखो कॉपी Physical देखो, need. हाँ फिजिकल यूनिट मेथड, क्योंकि बोल ही दिया आउटपुट बेसिस पे, तो फिर फिजिकल यूनिट मेथड होगा, तो टू का भी हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन डी, ठीक है। इन नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड फॉर एपोर्शनिंग जॉइंट कॉस्ट ओवर द जॉइंट प्रोडक्ट, जॉइंट प्रोडक्ट पे जब हम लोग जॉइंट कॉस्ट एपोर्शन करते हैं उसके लिए जब एनआरबी मेथड यूज करते हैं, तो बेसिस ऑफ एपोर्शन उड भी, तो कैसे करके एपोर्शन करते हैं, तो पहले एनआरबी निकालते हैं, फिर एनआरबी रेशियो में एपोर्शन कर देते हैं। बट एनआरबी कैसे निकालते हैं, ऑप्शन में देखोगे अच्छे से तो वही बोला हुआ है, तो जो सही बोला है उस पर टिक करना है। Selling price per unit of each of the joint product, selling price multiplied by unit sold of each of the joint product, sales value of each of joint product less further processing cost of individual product, both B and C। कौन सा आंसर सही है, सोचो क्या करते हो तो फिर आंसर दे पाओगे। जब हम लोग एनआरबी मेथड यूज करते हैं तो हम लोग क्या लेते हैं, फाइनल सेल्स वैल्यू लेते हैं, है ना। कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस इनटू
क्वांटिटी जो भी होता है फाइनल सेल्स का, फिर उससे लेस क्या करते हैं, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, और फिर उससे क्या लेस करते हैं, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अगर कुछ होता है तो फिर क्या निकल के आता है, एनआरवी। ठीक है, दो दो आएगा, ठीक है, क्योंकि जॉइंट प्रोडक्ट है तो एनआरवी निकल के आएगा, फिर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो यही लैंग्वेज यहाँ पर कौन सा सही तरीके से लिखा, हाँ सी तो सही लिखा हुआ ही है। देखो, सेल्स वैल्यू ऑफ ईच ज्वाइंट प्रोडक्ट, हर एक ज्वाइंट प्रोडक्ट का सेल्स वैल्यू, फिर उससे लेस क्या करते हैं, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट, वो तो करते ही है, वो सही है, सी बिल्कुल सही है। बट बी भी एक बार पढ़ के देखो, ए तो होगा नहीं। देखो बोल रहे सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाइड बाय यूनिट सोल्ड ऑफ ईच ऑफ द ज्वाइंट प्रोडक्ट, तो मतलब ये सेल वैल्यू कैसे निकालते हैं ना, वो भी बता दिए। मतलब देखो ऑप्शन में बी एंड सी भी है ना, तो हमारा सी सही लग रहा है, तो क्या बी भी सही है, तो बी चेक करो ना क्या बोला है। बोल रहे कि सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई करते हैं यूनिट सोल्ड के साथ ईच ऑफ द जॉइंट प्रोडक्ट। हम लोग यहाँ पर तो वही करते हैं ना, सेलिंग प्राइस को मल्टीप्लाइड करते हैं यूनिट ऑफ द जॉइंट प्रोडक्ट के साथ, फिर लेस करते हैं फर्दर प्रोसेस, फिर निकल के आता है सेल्स वैल्यू, फिर उसको लेस करते हैं। मतलब बी और सी दोनों सही है, बोलो हाँ कि ना, बी और सी दोनों ही तो सही है। तो फिर अगर मेरे पास ऐसे ऑप्शन है बोथ बी एंड सी, तो मुझे डी पे टिक करना चाहिए। बोलो क्लियर है। Yes, ma'am. अच्छा, अब ये जो है सेलिंग प्राइस पर यूनिट ऑफ ईच ऑफ द जॉइंट प्रोडक्ट, ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ इतना हम लोग नहीं करते। सेलिंग प्राइस पर यूनिट ऑफ ईच ऑफ द जॉइंट प्रोडक्ट, सिर्फ सेलिंग प्राइस लेके हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। हमें ये 3 स्टेप करना होता है। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अगर है कुछ लेस करना पड़ता है, जो कि किसी क्वेश्चन में हमें मिला नहीं, बट होगा तो कभी हम लोग यूज करेंगे अगर बाई चांस कहीं ऐसा क्वेश्चन आ गया तो। दूसरा है कि हम लोग फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लेस करते हैं। सेल वैल्यू कैसे निकालते हैं वो पॉइंट बी में इलाबोरेट किया, इसीलिए पॉइंट डी हम लोग आंसर दे सकते हैं। फोर्थ नंबर में बोला है द मेन पर्पस ऑफ अकाउंटिंग ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट इज टू, बोल रहा है कि हम लोग जॉइंट प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट का जो अकाउंटिंग करते हैं उसका रीजन क्या है, डिटरमाइन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, डिटरमाइन द रिप्लेसमेंट कॉस्ट, डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस ऑन ईच प्रोडक्ट लाइन, नन ऑफ द अबव। तो अगर तुम लोग देखोगे लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिसीजन लिया ना कि भाई ये बनाए प्रोडक्ट, ये प्रोडक्शन बंद कर दे क्योंकि इसमें प्रॉफिट है इसमें लॉस है, तो फिर मैंने थोड़ा हिंट्स दे दिया। तो बोलो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है फोर्थ का। लास्ट क्लास में डिटरमाइन किया ना हम लोगों ने, बेस्ट कॉम्बिनेशन भी दिया कि हाँ ये बनाओ ये मत बनाओ, ये फर्दर प्रोसेस करो ये मत करो, कैसे करके समझा कि किसी में प्रॉफिट हो रहा था किसी में लॉस हो रहा था। तो हम लोग जो ज्वाइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट का अकाउंटिंग करते हैं उसका मेन पर्पस क्या है, सी होगा। डिटरमाइन द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ ईच प्रोडक्ट लाइन, हम लोग प्रॉफिट लॉस ही तो चेक करते हैं कि कौन से प्रोडक्ट से प्रॉफिट हो रहा है कौन से लॉस हो रहा है। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थोड़ी ना होगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या था, पढ़ाया था कौन से वाले चैप्टर में, आई थिंक जो है, मुझे याद तो नहीं आ रहा है कौन से वाले चैप्टर में हम लोगों ने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिलेटेड एक क्वेश्चन था, आई थिंक मार्जिनल कॉस्टिंग में होता है। वहां पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या है, जैसे तुम लोग अगर कॉमर्स पढ़ रहे हो तो फिर तुम लोग आर्ट्स नहीं पढ़ रहे हो साइंस नहीं पढ़ रहे हो तो अपॉर्चुनिटी लॉस हो रहा है, या फिर जॉब करोगे तो बिजनेस नहीं करोगे बिजनेस, ऐसा एग्जाम्पल दिया था ना। तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट का तो हम लोगों ने मेटेरियल कॉस्टिंग में पढ़ा था कि अगर हम लोग मार्केट में इस चीज को रिप्लेस करते हैं, ठीक है, मेटेरियल को, उस मोमेंट पे कि मेरा मतलब जो मेटेरियल मेरे पास है उसको रिप्लेस करने का जो कॉस्ट जो भी हो, तो ये हमारा इस चैप्टर के साथ तो रिलेटेड है ही नहीं, यहाँ के टॉपिक के साथ ऐसा तो कुछ हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं था। और मैंने हिंट्स भी दिया था, तो फोर्थ का आंसर हम लोग का सी हो जाएगा। फिर बोल रहा है अंडर नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड ऑफ अपोर्शनिंग जॉइंट कॉस्ट टू जॉइंट प्रोडक्ट, तो जॉइंट प्रोडक्ट में जब हम लोग जॉइंट कॉस्ट अपोर्शन कर रहे हैं एनआरबी मेथड से, द सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को हम लोग क्या करते हैं, एडेड टू जॉइंट कॉस्ट, डिडक्टेड फ्रॉम फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, डिडक्टेड फ्रॉम सेल्स वैल्यू, इग्नोर्ड। बोलो। अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मेट दिखा है और लिखा हुआ भी और बार बार बोल भी रहे कि सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हमारे किसी क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन आया तो हम लोग लेस करके दिखाएंगे। तो हम लोग क्या निकालते हैं, फाइनल सेल्स वैल्यू, फिर लेस क्या करते हैं, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, और क्या लेस करते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अगर कुछ हुआ तो, जो कि हमारे किसी क्वेश्चन में नहीं था इंडिविजुअल प्रोडक्ट का, तब जाके हमारा एनआरबी आता है, लिखा हुआ है अगर देखोगे तो फॉर्मेट। तो बताओ, ये सब देख के भी नहीं बता सकते हम लोग क्या कर रहे हैं। C. सी होगा, डिडक्टेड फ्रॉम सेल्स वैल्यू, ठीक है। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट से डिडक्ट नहीं होता है, देखो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी इससे डिडक्ट होता है, ठीक है।
इससे ये दोनों डिडक्ट होता है। चाहो तो एक एक स्टेप करके कर सकते हैं, लेकिन एक ही बात है ना, तो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट से थोड़ी ना डिडक्ट होता है, डिडक्ट तो फाइनल सेल्स वैल्यू से किया जाता है। तो ऑप्शन 5 का हमारा सी हो जाएगा। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ को प्रोडक्ट। को प्रोडक्ट मैंने एक छोटा सा डेफिनेशन लिखवा दिया। तो को प्रोडक्ट का मतलब है कि जो मेटेरियल है वो एक ही जैसा है। जैसे मैंने बोला था कि एक दो तरीके का जो है पेड़, जैसे साल होता है, सेगुन होता है, ठीक है। तो साल के पेड़ से भी लकड़ी मिलता है, सेगुन के पेड़ से भी लकड़ी मिलता है, लेकिन दोनों रॉ मटेरियल्स अलग अलग है, ठीक है। तो वो को प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पर बोलो को प्रोडक्ट कौन सा है। डीजल एंड पेट्रोल इन एन ऑयल रिफाइनरी, एडिबल ऑयल एंड ऑयल केक, कर्ड एंड बटर, मस्टर्ड ऑयल एंड सनफ्लावर ऑयल इन ऑयल प्रोसेसिंग कंपनी। को प्रोडक्ट कौन से दो है। D. डी, ठीक है, मस्टर्ड ऑयल एंड सनफ्लावर, क्योंकि दोनों ही देखो ऑयल है, ठीक है, और एडिबल भी है, दोनों ही ऑयल है, बट दोनों का जो रॉ मटेरियल है वो अलग है। जैसे मस्टर्ड ऑयल के लिए जो है वो क्या होता है, सरसों का जो है दाना उससे निकलता है, और ये होता है सूरजमुखी का जो फूल होता है उसका, सनफ्लावर ऑयल, ठीक है। बट कर्ड और बटर ये दोनों को प्रोडक्ट थोड़ी ना है, ठीक है, दोनों ही मिल्क से मिलता है, तो इनका रॉ मटेरियल तो सेम है। एडिबल ऑयल, ऑयल केक, तो एडिबल ऑयल और ऑयल केक, तो जब ऑयल मतलब जब ये जो भी मस्टर्ड सीड्स वगैरह होते हैं ना, ये जब मशीन में प्रोसेस होते हैं तो ऑयल केक निकल के आता है, ठीक है। ऑयल केक जो है वो मतलब कैटल फीड के काम आ जाता है, ठीक है। तो वो ऑयल केक्स वो तो हमारे बाई प्रोडक्ट हो गए। और डीजल एंड पेट्रोल इन ऑयल रिफाइनरी ये हमारा जॉइंट प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। तो फिर ये हमारा को प्रोडक्ट जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। सेवेंथ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ बाई प्रोडक्ट। इसमें से कौन सा बाई प्रोडक्ट है। डीजल एंड पेट्रोल इन ऑयल रिफाइनरी, फिर से सेम एग्जांपल दिया है, बोलो बाई प्रोडक्ट कौन सा है। बाई प्रोडक्ट मतलब वो प्रोडक्ट जिसका जो हमें नहीं बट हमारे पास प्रोसेसिंग के थ्रू से आ गया, और हमारे मेन प्रोडक्ट से उसका मार्केट वैल्यू कम। थोड़ा सोचोगे तो बोल पाओगे, क्यों नहीं बोल पाओगे। मास्टर्ड सीड और मस्टर्ड ऑयल ये क्या है। मस्टर्ड सीड और मस्टर्ड ऑयल ये तो रॉ मटेरियल हो गया ना। ये मस्टर्ड सीड यूज करेंगे तो मस्टर्ड ऑयल मिलेगा, तो ये तो मेरा रॉ मटेरियल हो गया, मस्टर्ड सीड, ठीक है। और प्रोसेस होके मस्टर्ड ऑयल निकला, तो ये थोड़ी ना मेरा कोई जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट हुआ। यहाँ तो एक ही प्रोडक्ट बोल रखा है। कर्ड एंड बटर इन अ डेयरी, तो कर्ड और बटर कैसे मिलता है। दोनों मिल्क से मिलता है। ये देखो मिल्क प्रोसेस होके कर्ड और बटर मिल सकता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बाई प्रोडक्ट शायद बोल दिया। चलो ये दो तो कट हो गया, देखो दिमाग लगाओ। अभी तो बोला एडिबल ऑयल, ऑयल केक। ऑयल केक कैटल फिट को खिलाया जाता है। বাংলাতে খোল শোনো নি, খোল খোল গরুকে খাওয়ায়, ছোটবেলায় গরুর রচনা লিখেছো, আমরা তো লিখতাম খড় ভুসি খোল। ऑयल केक नहीं देखे हो कभी। सरसों जब पीस जाता है ना तो ऐसे सच में केक के जैसे एक एक दिखने लगता है पीस पीस। हमारा ऑयल मतलब मशीन था, ठीक है, ये मस्टर्ड सीड्स पीसने का मशीन था, तो मुझे पता है। तो ऐसे तेल एक साइड से निकलता है और एक जगह पे वो ऑयल केक बनते रहता है, ठीक है, पूरा पीस पीस बन जाता है, फिर वो गाय वगैरह को खिला देते हैं। अब तो बोलो कौन सा बाई प्रोडक्ट है। ऑयल से ये कम होता है इसका प्राइस, ये किलो में बिकता है। ये ऑयल लीटर में बिकता है, किलो में बिकता है, वो अलग बात है, हम वो नहीं बोल रहे, बट इसका प्राइस और इसके प्राइस में फर्क होता है। पेट्रोल डीजल तो लगभग सेम होता है, ये तो स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने पढ़ा था कि दोनों हम लोग का मेन प्रोडक्ट है। B. बी होगा। अच्छा, फिर सेवेंथ के बाद एट्थ नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज्ड व्हेन जॉइंट प्रोडक्ट आर ऑफ अनइक्वल क्वांटिटी एंड यूज्ड फॉर कैप्टिव कंजम्पशन। बोल रहा है कि जो जॉइंट प्रोडक्ट हम लोग बना रहे हैं उसका क्वांटिटी इक्वल नहीं है, ठीक है, मतलब कम ज्यादा है, एंड यूज फॉर कैप्टिव कंजम्पशन। कैप्टिव कंजम्पशन का मतलब है कि जो फाइनल प्रोडक्ट बन के निकलेगा वो हम लोग खुद ही यूज करने वाले हैं, मतलब पर्सनल यूज करेंगे, वो मार्केट में बेचेंगे नहीं, ठीक है। तो फिर हमें कौन सा वैल्यू लगाना चाहिए। अगर मार्केट में नहीं बेचेंगे तो उसका कोई सेल वैल्यू से कोई लेना देना नहीं होगा, क्योंकि जो चीज मार्केट में सेलेबल नहीं होगा उसका सेल वैल्यू भी डिसाइड नहीं होगा। तो हमें थोड़ा सा सोच के बताना है
कि फिर कौन सा मेथड लगना चाहिए। तो पहले ये सोचो कि अगर किसी का सेल्स वैल्यू नहीं होगा तो कौन कौन सा मेथड नहीं लगना चाहिए, ये चारों में से। सेल्स से रिलेटेड जो भी मेथड्स बोल रखा है वो नहीं होना चाहिए, तो बोलो कौन कौन सा नहीं होना चाहिए। C. नहीं, सी भी नहीं होगा, बट उसका रीजन अलग है। मैंने क्या बोला कि अगर कैप्टिव कंजम्पशन है, मतलब जो प्रोडक्शन हम लोग कर रहे हैं वो हम लोग ही अपने किसी काम में लगाने वाले हैं, मतलब बेचने नहीं वाले हैं, तो फिर हमें सेल्स वैल्यू डिसाइड नहीं करना पड़ेगा। तो अगर मेरे पास सेल्स वैल्यू नहीं होगा तो हम कौन सा मेथड नहीं लगा सकते हैं, जिस मेथड में सेल्स वैल्यू का जरूरत होता है। तो यहाँ पर ये मेथड तो तुम लोग को पता नहीं है, छोड़ो। ये तीनों मेथड में से कौन से मेथड्स को मतलब कौन से मेथड से ज्वाइंट कॉस्ट एलोकेट करने के लिए हमें सेल्स वैल्यू का जरूरत होता है। B. बी, और एक तो बोल ही रहा है अपने आप को मार्केट वैल्यू, तो ये क्या है? मार्केट वैल्यू मतलब क्या सेल्स वैल्यू नहीं है? D. डी। तो ये दो तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम लोग अपने यूज के लिए करेंगे तो हमें मार्केट वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। बचा दो मेथड, फिजिकल यूनिट मेथड और टेक्निकल एस्टिमेट यूजिंग मार्केट वैल्यू ऑफ सिमिलर गुड्स, ठीक है। तो देखो, अब फिजिकल यूनिट मेथड भी नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि क्वांटिटी बोल रहे अनइक्वल है। अगर क्वांटिटी बहुत ज्यादा अनइक्वल होता है ना तो यूनिट भी हो सकता है अनइक्वल है। अगर यूनिट अनइक्वल है, जैसे मान लो 1 लीटर में निकला 1 किलो में निकला, तो अगर ऐसा होता है तो उसका रेशियो नहीं बनेगा, ठीक है। या फिर बहुत कम ज्यादा क्वांटिटी, एक मान लो 1 किलो, एक मान लो 100 किलो है, तो उस केस में इतना अगर ज्यादा अप एंड डाउन दिखेगा, इतना ज्यादा अनइक्वालिटी दिखेगा क्वांटिटी के केस में, तो फिजिकल यूनिट मेथड लगाने से हमारा सही आंसर नहीं आता है, ठीक है। तो फिर अगर हमें कैप्टिव कंजम्पशन के लिए जो है जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट करना है और हमारा जो प्रोडक्शन हुआ है वो अनइक्वल क्वांटिटी का है, तो हमें कौन सा मेथड लगाना चाहिए? एस्टिमेटेड मेथड लगाना चाहिए। और एस्टिमेट किस चीज का करेंगे? उस तरीके का प्रोडक्ट मार्केट में जो बिकता है उसके मार्केट वैल्यू के साथ एस्टिमेट करके करेंगे। हम लोग खुद से कोई मार्केट वैल्यू नहीं निकालेंगे, ठीक है। मतलब हमें नहीं पता कि उसका मार्केट वैल्यू क्या है, लेकिन वैसा प्रोडक्ट अगर मार्केट में बिकता है तो सिमिलर प्रोडक्ट का मार्केट वैल्यू का यूज करके हम लोग जो है टेक्निकल एस्टिमेट करके वैल्यू निकाल सकते हैं। मतलब अगर कैप्टिव कंजम्पशन हुआ तो हमेशा याद रखो टेक्निकल एस्टिमेट से हम लोग जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट करें, ठीक है। क्योंकि कैप्टिव कंजम्पशन होने पे सेल्स वैल्यू हमें नहीं पता होता है कि हमारा प्रोडक्ट का सेल्स वैल्यू क्या है। 9th नंबर बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन रिलेशन टू को प्रोडक्ट। को प्रोडक्ट के बारे में कौन सा बात सही नहीं है? को प्रोडक्ट में ऑल्सो हैव ज्वाइंट प्रोडक्ट बोल रहा है, को प्रोडक्ट का ज्वाइंट प्रोडक्ट हो सकता है। हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? देखो, को प्रोडक्ट का मतलब क्या है? जैसे अभी अभी तुम लोगों ने देखा ना कि जो है सरसों के दाने से सरसों का तेल होता है, सूरजमुखी के दाने से सूरजमुखी का तेल होता है, अब सोयाबीन का दाना हुआ सोयाबीन का तेल होता है। अलग अलग तरीके का मार्केट में तेल होता है, ठीक है। तो क्या जब तेल बनता है तो तेल जो भी दाने से तेल बनता है ना, जो भी सीड्स से तेल बनता है, सभी से जो है और मतलब क्या बोले उसे, ऑयल केक जो बोलते हैं ना, वो बनता है, ठीक है। जब प्रोडक्शन होता है ना तो वो बनता है। तो इसका मतलब जो उसका छिलका रहता है ना, जो तेल निकल गया उस दाने को पीसने से, ठीक है। और वो दाना आपस में जुड़ के जो है वो केक जैसा बन जाता है, जिसे ऑयल केक बोलते हैं। तो वही तो उसका क्या हो गया, मतलब को प्रोडक्ट में ऑल्सो हैव ज्वाइंट प्रोडक्ट। तो अगर कोई को प्रोडक्ट है तो उसका ज्वाइंट प्रोडक्ट भी हो सकता है, ऐसा थोड़ी है कि उसका ज्वाइंट प्रोडक्ट नहीं होगा। तो को प्रोडक्ट्स जो बन रहे हैं वो भी ज्वाइंटली बन सकते हैं। फिर बोल रहा है कॉस्टिंग फॉर को प्रोडक्ट आर डन अकॉर्डिंग टू प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड। बोल रहा है कि जैसे प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड होता है वैसे ही को प्रोडक्ट का भी हम लोग कॉस्टिंग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग में जैसे क्या करते हैं हम लोग, कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं। तो अगर मुझे मेरे को प्रोडक्ट का कॉस्ट पर यूनिट निकालना है कि मेरा ये को प्रोडक्ट है, ठीक है, मैंने दो तरीके का को प्रोडक्ट बनाया, जैसे कि एक जो है मस्टर्ड सीड्स से ऑयल बनाया और एक जो है सनफ्लावर के सीड्स से ऑयल बनाया। तो इसका मुझे कॉस्ट पता करना है तो हम प्रोसेस कॉस्टिंग टेक्निक फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि ये भी तो प्रोसेस है। तो प्रोसेस जो है जहां है वहां तो प्रोसेस कॉस्टिंग फॉलो होगा। फिर सी में बोला है को प्रोडक्ट डू नॉट हैव एनी बाई प्रोडक्ट। ये तो गलत है, जो हम स्टार्टिंग में अभी बोल रहे थे कि को प्रोडक्ट का बाई प्रोडक्ट नहीं, ये बात फॉल्स है। कैसे? क्योंकि मैंने अभी तो बोला ना थोड़ी देर पहले कि देखो, जब हम लोग तेल बना रहे तो ऑयल केक तो बनेगा ही, तो ऑयल केक तो बाई प्रोडक्ट हुआ। तो कौन बोल रहा है कि को प्रोडक्ट का बाई प्रोडक्ट नहीं हो सकता है? ऐसा क्यों? कोई बात ही नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। अब ऑयल का अगर एग्जांपल ले तो ऑब्वियसली हो सकता है।
तो इसका मतलब आंसर मुझे मिल गया ऑप्शन सी होगा, क्योंकि मुझे बोला था कौन सा बात सही नहीं है, और ये वाला बात इसका मतलब ट्रू होगा। पढ़ के देख लो, को प्रोडक्ट आर ट्रीटेड एज सेपरेट कॉस्ट ऑब्जेक्ट फॉर कॉस्टिंग पर्पस। अगर मुझे को प्रोडक्ट का कॉस्टिंग करना है तो उसे हम लोग सेपरेट कॉस्ट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे। सेपरेट कॉस्ट ऑब्जेक्ट हम लोग एकदम बेसिक क्लास में पढ़ते हैं। कॉस्ट ऑब्जेक्ट मतलब जिस चीज का हम लोग कॉस्ट निकालना चाहते हैं तो हम लोग अलग से उसका कॉस्टिंग कर सकते हैं, उसमें प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड यूज कर सकते हैं। और को प्रोडक्ट भी ज्वाइंट प्रोडक्ट की तरह हो सकता है, मतलब एक साथ जो है मतलब स्प्लिट ऑफ पॉइंट से मोर देन वन को प्रोडक्ट आ सकता है। ठीक है, फिर 10th नंबर में बोला है व्हेन ए बाई प्रोडक्ट डज नॉट हैव एनी रियलाइजेबल वैल्यू। जो बाई प्रोडक्ट है उसको बेच के अगर मार्केट में हमें कुछ रिकवरी नहीं होता है, द कॉस्ट ऑफ बाई प्रोडक्ट इज, फिर उस बाई प्रोडक्ट का कॉस्ट को हम लोग क्या करें, ट्रांसफर टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस। बाई प्रोडक्ट कॉस्ट इज बोर्न बाय गुड यूनिट, बाई प्रोडक्ट कॉस्ट इज इग्नोर्ड, बाई प्रोडक्ट कॉस्ट इज डिटरमाइंड टेकिंग वैल्यू ऑफ सिमिलर गुड्स। ठीक है, तो हम एक हिंट्स देते हैं। जब भी हम लोग बाई प्रोडक्ट बेच पाते हैं तो देखोगे हम लोग क्या करते हैं, बाई प्रोडक्ट के कॉस्ट बेच के जो पैसा मिलता है उससे हम लोग अपने जॉइंट कॉस्ट के वैल्यू को कम करते हैं। ठीक है, अगर तुम लोग देखोगे हम लोगों ने काफी सारा क्वेश्चन किया जहां पर ये दिखा है कि जॉइंट कॉस्ट को रिड्यूस करना है बाई प्रोडक्ट को बेच के जो कॉस्ट रियलाइज हो रहा है। बट यहाँ पर बोल रहा है कि बाई प्रोडक्ट को बेच के कोई कॉस्ट रियलाइज हमारा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो फिर बाई प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है उसको हम लोग क्या करें, मतलब हम लोगों ने जब देखो ये मेरा प्रोसेस हुआ, ठीक है, ए बी सी 3 प्रोडक्ट निकला जिसमें से ये मान लो मेरा बाई प्रोडक्ट है। ठीक है, तो अब ये बाई प्रोडक्ट को बनाने का भी तो एक कॉस्ट इनकट हुआ है। अब ये बाई प्रोडक्ट मार्केट में सेलेबल नहीं है, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए ये पूछ रहा है। तो एक ऑप्शन दिया है ट्रांसफर टू कॉस्टिंग पीएल, तो मुझे इसके कॉस्ट को पीएल में ट्रांसफर कर देना चाहिए। फिर बोल रहा है बाई प्रोडक्ट कॉस्ट इज बोर्न बाय द गुड यूनिट, बाई प्रोडक्ट कॉस्ट इज इग्नोर्ड। ऐसा तो नहीं कर सकते कि बात को इग्नोर ही कर दिया, ये तो गलत बोला है। बाई प्रोडक्ट कॉस्ट इज डिटरमाइन टेकिंग वैल्यू ऑफ सिमिलर गुड्स। बोल रहा है बाई प्रोडक्ट के कॉस्ट को हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे, बोल रहा है बाय टेकिंग वैल्यू ऑफ सिमिलर गुड्स। सेम तरीके का उस तरीके का गुड्स को देख के बाई प्रोडक्ट के कॉस्ट को हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमें कब बोल रहा है कि बाई प्रोडक्ट के कॉस्ट को हम लोग डिटरमाइन नहीं कर पा रहे। देखो कॉस्ट तो डिटरमाइन कर ही लेंगे, उसमें क्या प्रॉब्लम है। बाई प्रोडक्ट का यहाँ अगर ज्वाइंट कॉस्ट है किसी ना किसी मेथड से तो बाई प्रोडक्ट के कॉस्ट को डिटरमाइन कर ही लेंगे। और यहाँ पर हमें ये नहीं बोला है कि कॉस्ट को डिटरमाइन कैसे करेंगे, बोल रहा है बाई प्रोडक्ट डज नॉट हैव, अगर उसका कोई रियलाइजेबल वैल्यू नहीं है तो फिर उसके कॉस्ट को क्या करें। तो इसका मतलब ये भी गलत दिया हुआ है। तो मेरे पास दो ही ऑप्शन बचा, ए और बी। तो अगर मेरा बाई प्रोडक्ट जो है उसका मार्केट में कोई सेल वैल्यू नहीं है तो उसको बनाने के लिए जो भी कॉस्ट इनकट हुआ है वो मुझे क्या करना चाहिए, वो उसका आंसर होगा ये, बाई प्रोडक्ट कॉस्ट इज बोर्न बाय गुड यूनिट। ठीक है, हम लोग गुड यूनिट से उस कॉस्ट को जो है बियर करवाएंगे। मतलब कैसा हो जाता है, जैसे हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग में पढ़ रहे थे कि 100 यूनिट इनपुट दिया, 10 यूनिट मेरा नॉर्मल लॉस हो गया, तो मेरा आउटपुट 90 यूनिट हुआ। अब मान लो 100 यूनिट को प्रोसेस करने में मेरा खर्चा हुआ है 9,000 रुपए, तो नॉर्मली मुझे ये बोलना चाहिए कि पर यूनिट कॉस्ट मेरा कितना है, 9,000 यूनिट, मैंने 9,000 रुपए खर्चे करके मुझे 90 यूनिट मिला। तो इसका मतलब मेरा पर यूनिट कॉस्ट कितना हो गया, मेरा पर यूनिट कॉस्ट 100 करके हो गया। लेकिन अगर मेरा ये नॉर्मल लॉस नहीं होता तो हम ये बोलते कि 9,000 यूनिट बनाया मैंने, 100 यूनिट, 9,000 रुपए खर्चे करके मेरा 100 यूनिट बन के रेडी हुआ, तो इसका मतलब मेरा 90 रुपीज करके खर्चा आ रहा है। लेकिन क्योंकि मैंने ये नॉर्मल लॉस को भी यहाँ पर कंसीडर किया तो मेरा कॉस्ट पर यूनिट बढ़ गया। तो इसको बोलते हैं कि मैंने क्या किया कि गुड यूनिट्स जो कि 90 है उस पे इस कॉस्ट को इनकट कर दिया, तो मेरा 10 रुपए पर यूनिट करके कॉस्ट बढ़ गया। तो बाई प्रोडक्ट का कॉस्ट का भी वही करेंगे कि अगर इसका जो है मार्केट में कोई सेलेबल वैल्यू नहीं है तो इसकी कॉस्ट को हम लोग कैसे बियर करवाएंगे, गुड यूनिट्स के थ्रू से बियर करवाएंगे, मतलब ये वाला ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा 10th का ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब 11th नंबर में आते हैं। 11th नंबर में बोला है एसजी लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स टू प्रोडक्ट फ्रॉम ए जॉइंट मिलिंग प्रोसेस, द टू प्रोडक्ट डेवलप आर माइन सपोर्ट एंड कॉमर्शियल बिल्डिंग। ठीक है, तो ये दो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं जॉइंट मिलिंग प्रोसेस से, जॉइंट मिलिंग प्रोसेस से दो प्रोडक्ट बनाते हैं, एक है एमएस, एक बनाते हैं सीबी। ए स्टैंडर्ड प्रोडक्शन रन इनकर्स जॉइंट कॉस्ट 1 लाख, तो इसमें जॉइंट कॉस्ट लग जाता है हम लोग का 1 लाख एंड रिजल्ट इन 60,000 यूनिट ऑफ एमएस और 90,000 यूनिट ऑफ सीबी। ईच एमएस
सेल फॉर एट द रेट ऑफ 200 पर यूनिट एंड सीवी एट द रेट ऑफ 450 पर यूनिट, ये स्टोरी है। एज्यूमिंग नो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट इज डन आफ्टर द स्प्लिट ऑफ पॉइंट, मतलब इसके बाद कोई फर्दर प्रोसेस नहीं हो रहा है। द अमाउंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट एलोकेटेड टू कॉमर्शियल बिल्डिंग एंड ऑन ए फिजिकल क्वांटिटी एलोकेशन बेसिस वुड बी, ठीक है। तो बोल रहा है कि हमें बताना है कि इसमें कितना कॉस्ट इनकट हो रहा है जॉइंट कॉस्ट का, अगर हम लोग फिजिकल क्वांटिटी मेथड से एलोकेट करते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी कितना है 60,000 और 90,000, मतलब 6:9 में हमें इस 1 लाख को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 1 लाख इंटू 6 + 9 हो जाता है 15, हमें इसका चाहिए तो 9/15 करेंगे। तो 1 लाख इंटू 9/15 बोलो कितना आ रहा है? 60,000. तो 60,000 आ रहा है, मतलब ऑप्शन ए हो जाए। तो क्वेश्चन इतना बड़ा, और तुम लोग का एमसीक्यू मैक्सिमम इस तरीके का आता है, मतलब कैलकुलेटिव एमसीक्यू ज्यादा होगा, ठीक है, थियोरिटिकल से नॉर्मली देखा गया, ठीक है। बाकी थियोरिटिकल भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, बट कैलकुलेटिव आता है, और वो केस सिनेरियो के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है इस तरीके का। वैसे केस सिनेरियो में तो बहुत बड़ा होता है क्वेश्चन। फिर बोल रहा है के कंपनी मैन्युफैक्चर्स 2 हेयर केयर लोशन लीवी एंड सीली, ठीक है। तो प्रोसेस करते हैं ये लोग 2 हेयर सोल्यूशन, मतलब हेयर केयर लोशन लीवी और सीली आउट ऑफ जॉइंट प्रोसेस, ठीक है। द जॉइंट कॉस्ट इनकट 6,30,000 फॉर ए स्टैंडर्ड प्रोडक्शन रन दैट जनरेट 1,80,000 गैलन ऑफ लीवी एंड 1,20,000 गैलन ऑफ सीवी। लीवी सेल्स at the rate of 240 per gallon and सीली at the rate of 390 per gallon, मतलब इतना छोटा सा चीज है बट इतना कुछ दिया हुआ है, लगेगा कि कितना बड़ा है क्वेश्चन। इन इफ एडिशनल प्रोसेस कॉस्ट बियॉन्ड द स्प्लिट ऑफ पॉइंट आर 140 पर गैलन और फॉर लीवी एंड 90 पर गैलन फॉर सीली। बोल रहा है एडिशनल प्रोसेसिंग कॉस्ट बियॉन्ड स्प्लिट ऑफ पॉइंट, इसके बाद भी अगर हम लोग फर्दर प्रोसेस करते हैं तो फर्दर प्रोसेस टोटल में नहीं देके बोल रहा है कितना करके है 140 पर गैलन और 90 पर गैलन करके ऐसे बोला है। द अमाउंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्शन रन एलोकेटेड टू लीवी ऑन फिजिकल क्वांटिटी बेसिस, ठीक है। तो लीवी पे निकालना है फिजिकल क्वांटिटी बेसिस पे, तो ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी 1,80,000 और 1,20,000, मतलब 18:12, तो 6,30,000 को मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है। 18 + 12 कितना हो जाएगा 40, और ऊपर आ जाएगा 18, तो 18/14 तो 6,30,000, देखो कितना होता है। ওটা 30 হবে. अच्छा 3,78,000. 3,78,000, मतलब ऑप्शन बी, ठीक है। तो ये हो गया ऑप्शन बी हम 12 का बी। आगे का ये सब बेकार दिया था 140 पर गैलन, वो सब कुछ काम का नहीं था हमारे लिए। फॉर द पर्पस ऑफ एलोकेटिंग जॉइंट कॉस्ट टू जॉइंट प्रोडक्ट द सेल प्राइस एट पॉइंट ऑफ सेल reduced by cost to complete after split off is assumed to be equal to the, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा? जॉइंट कॉस्ट, सेल्स प्राइस लेस ए नॉर्मल प्रॉफिट मार्जिन एट पॉइंट ऑफ सेल्स, नेट सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, टोटल कॉस्ट। मतलब क्या बोला है पहले समझ लो। बोल रहा है कि फॉर द पर्पस ऑफ एलोकेटिंग जॉइंट कॉस्ट टू जॉइंट प्रोडक्ट, हमें जॉइंट प्रोडक्ट में जॉइंट कॉस्ट एलोकेट करना है। पहला लाइन इतना बोल रहा है द सेल प्राइस एट पॉइंट ऑफ सेल, पॉइंट ऑफ सेल जिस पॉइंट पे हम लोग उस प्रोडक्ट को बेचेंगे, चाहे फर्दर प्रोसेस करके करें चाहे स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे, तो जिस भी पॉइंट पे बेच रहे हैं उस पॉइंट पे जो सेल्स वैल्यू है, ठीक है, मतलब बेसिकली सेल्स वैल्यू सेल पॉइंट पे, रिड्यूस्ड बाई कॉस्ट टू कंप्लीट आफ्टर स्प्लिट ऑफ। अच्छा, इस प्राइस को हम लोग कम करेंगे बाय द कॉस्ट टू कंप्लीट आफ्टर स्प्लिट अप, मतलब फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट से जब हम लोग इस कॉस्ट को लेस करेंगे, इज एज्यूम टू बी इक्वल टू, तो ये इक्वल किसके बराबर होगा? जॉइंट कॉस्ट के बराबर होगा। सेल प्राइस लेस ए नॉर्मल प्रॉफिट मार्जिन एट पॉइंट ऑफ सेल होगा, या फिर नेट सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट आएगा, या टोटल कॉस्ट आएगा। मतलब देखो क्या नहीं आएगा वो सोचो तो कुछ ना कुछ तो आंसर निकल ही जाएगा। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है क्वेश्चन। बोल रहा है कि अगर हम लोग जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट करना चाहते हैं तो बोल रहा है कि सेल प्राइस एट पॉइंट ऑफ सेल्स, जिस पॉइंट पे हम लोग बेचेंगे उस पॉइंट पे जो सेल प्राइस है, अब रिड्यूस करेंगे उसे कॉस्ट, मतलब इसका मतलब ये फाइनल सेल्स वैल्यू का बात हो रहा है, मतलब ये हो गया मेरा प्रोसेस, ठीक है।
यहाँ पर मैंने जॉइंट कॉस्ट दिया, यहाँ पर प्रोसेस हुआ, मान लो दो प्रोडक्ट बना फॉर एग्जांपल ए बी, ठीक है, ये फर्दर प्रोसेस होके मान लो ए प्लस प्लस हो रहा है, ये फर्दर प्रोसेस होके बी प्लस प्लस हो रहा है, हम जस्ट एक एग्जांपल दे रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है, जॉइंट कॉस्ट एलोकेट करना है। तो किस बोल रहा है कि द सेल प्राइस एट पॉइंट ऑफ सेल, मतलब ये वाला लेना पड़ेगा। कैसे पता चला, ये फाइनल सेल्स वैल्यू लेना है, क्योंकि इसे रिड्यूस करना है सेल्स वैल्यू को बाय कॉस्ट टू कंप्लीट आफ्टर स्प्लिट ऑफ। स्प्लिट ऑफ होने के बाद जो कॉस्ट लगता है इसको कंप्लीट होने के लिए, मतलब बेचने के लिए, इस कंडीशन में लाने के लिए, मतलब फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, इससे हम लोग लेस कर रहे हैं, ठीक है। तो बोल रहा है इज एज्यूम टू बी, अब ये करने के बाद जो वैल्यू निकल के आता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ये पूछ रहा है। तो इसे हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं, हम लोग तो एनआरवी बोलते हैं। अगर सेल्स वैल्यू रहा, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, वो भी माइनस कर सकते हैं। तो मुझे बोलो कि यहाँ पर ये जो हम लोग समझ रहे हैं बात को, वो कौन से ऑप्शन के साथ जो है मैच हो रहा है। पहला बात है, मुझे साफ साफ दिख रहा है दो ऑप्शन के साथ तो बिल्कुल मैच नहीं हो रहा है। कौन सा बोल सकते हैं? दो ऑप्शन इस चीज को रिलेट कर ही नहीं रहा है। फाइनल सेल्स वैल्यू माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट इक्वल टू एनआरवी। तो आंसर एनआरवी होना चाहिए। यहाँ एनआरवी नहीं दिया, बट वैसे ही करके कुछ एक लैंग्वेज में दिया हुआ है। तो इसमें से कौन सा दो ऐसा पॉइंट है जो कि बिल्कुल मैच नहीं हो रहा? ए एंड डी। ए एंड डी, सही। जॉइंट कॉस्ट और टोटल कॉस्ट, ये तो मैच नहीं हो रहा। अब बाकी दोनों पढ़ो, पढ़ के अब सोचो। एनआरवी का मतलब तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू, तो रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब क्या होता है, सेल्स वैल्यू। एक ही तो बात है ना, रियलाइजेबल सेल्स, तो उसमें क्या फर्क पड़ता है? तो बोलो फिर क्या आंसर है? अगर हम लोग इस सेल्स वैल्यू को फर्दर, सेल्स वैल्यू से फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लेस कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल के आए? सी, एनआरवी निकल के आएगा, जिसे हम लोग बोलेंगे नेट सेल्स वैल्यू। और वो कहाँ का निकल के आएगा, स्प्लिट ऑफ पॉइंट का। अगर मान लो यहाँ का सेल्स वैल्यू हमें नहीं दिया हुआ है तो हम लोग वो निकाल सकते हैं। तो आंसर ये होगा सेल्स प्राइस लेस नॉर्मल प्रॉफिट मार्जिन। ये तो हमें चाहिए ही नहीं है ना, ये तो हमारे कंसेप्ट के साथ जा ही नहीं रहा है। तो फिर इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन सी, 13। ठीक है, तो ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। एमसीक्यू फॉर जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट। अब हम लोग प्रोसेस वाला करते हैं, तो ये बंद कर देते हैं, अब प्रोसेस वाला करते हैं MCQ। तो प्रोसेस वाले एमसीक्यू में सबसे पहले यहाँ पर बताओ कि द टाइप ऑफ प्रोसेस लॉस दैट शुड नॉट बी अलाउड टू इफेक्ट द कॉस्ट ऑफ गुड यूनिट। ठीक है, तो जो गुड यूनिट है उसके कॉस्ट को इफेक्ट नहीं करने देगा, ठीक है, उस टाइप ऑफ प्रोसेस लॉस को क्या बोलते हैं? एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस, सीजनल लॉस, स्टैंडर्ड लॉस। मतलब ये पूछ रहा है कि कौन सा प्रोसेस लॉस, इसमें से कौन सा प्रोसेस लॉस जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड यूनिट पे हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले इस बारे में डिस्कस कर रहे हैं। नॉर्मल लॉस दिखाया मैंने, कैलकुलेट करके बोला बाई प्रोडक्ट के केस में, को प्रोडक्ट के केस में। ये अगर नहीं भी पता है तो ये नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस बहुत जगह पे किया है कि नॉर्मल लॉस का जो नॉर्मल लॉस के वजह से जो हमारा कॉस्ट बढ़ जाता है वो हम लोग कस्टमर से निकाल सकते हैं, क्योंकि वो सभी का होता है। एबनॉर्मल लॉस की वजह से जो होता है वो हम लोग कस्टमर से नहीं निकाल सकते, तो हम लोग चार्ज नहीं कर सकते। मैंने बहुत बार अलग अलग एग्जाम्पल दिया होता है, जैसे ये भी बोलते हैं कि दुकान में आग लग गया तो क्या कल से हम हमारे दुकान का जो भी सामान है वो ज्यादा प्राइस में बेचेंगे? तो कौन लेगा? कोई नहीं लेगा। तो अपने एबनॉर्मल लॉस को थोड़ी ना अपने कॉस्ट ऑफ गुड्स गुड यूनिट में जोड़ देंगे कि भाई मेरा दुकान में ना चोरी हो गया, ठीक है, तो अब जो बच्चा कुचा सामान है उसे डबल डबल प्राइस में बेचेंगे, कौन लेगा? नहीं लेगा। तो फिर इसका मतलब हो गया गुड यूनिट्स में हम लोग उस कॉस्ट को इनकट कर ही नहीं सकते। अब बोलो आंसर। ये तो कितना बार कॉस्ट में, अकाउंट्स में, हर एक चीज में हम लोग पढ़ चुके हैं। बोलो। एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस। फिर बोल रहा है 200 यूनिट वेर इंट्रोड्यूस्ड इन प्रोसेस इन विच 20 यूनिट इज नॉर्मल लॉस। ठीक है, तो 200 यूनिट जो है हम लोगों ने इनपुट दिया था,
ठीक है। और हम लोग का नॉर्मल लॉस जो हुआ है वो है 20 यूनिट, तो फिर आउटपुट कितना होना चाहिए, तो आउटपुट होना चाहिए हमारा 180 यूनिट, बट एक्चुअल आउटपुट हुआ है ये होना चाहिए, बट एक्चुअली आउटपुट हुआ है 150 यूनिट। देन देयर इज क्या है, तो वहां पर क्या क्रिएट हुआ है, तो बिना ऑप्शन देख के बता दो क्या क्रिएट हुआ है। 200 यूनिट, एबनॉर्मल हाँ कितना बोलो, एबनॉर्मल लॉस कितना, 30। तो ऑप्शन सी ठीक है। अच्छा फिर थर्ड नंबर, 100 यूनिट आर प्रोसेस्ड एट ए टोटल कॉस्ट ऑफ 160। हम लोगों ने 100 यूनिट प्रोसेस किया 160 रुपीज का, ये प्रोसेस कॉस्टिंग, ये यूनिट हो गया, ये रुपीज हो गया, ठीक है, ये यूनिट का कॉलम। नॉर्मल लॉस, तो बाई नॉर्मल लॉस जो है 10%, तो 100 का 10% 10 हो गया। एंड स्क्रैप यूनिट आर सोल्ड 0.25, ये एट द रेट ऑफ 0.25 में बिकेगा, तो मतलब 2.5 रुपए मिल जाएंगे। इफ द आउटपुट इज 20, लेकिन जो आउटपुट है मतलब जो फिनिश गुड्स निकल के आया वो है हम लोगों का 80 यूनिट, द वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस। इसका मतलब एबनॉर्मल लॉस हुआ है कैसे, क्योंकि 100 में से 10 चला जाए तो होना चाहिए 90, बट फिनिश गुड्स हुआ 80, तो बोलो एबनॉर्मल लॉस कितना यूनिट है, पहले वो तो बता दो, फिर वैल्यू करेंगे। 10, ठीक है। अब इसका वैल्यू कैसे करते हैं, जो गुड यूनिट का वैल्यू होता है उससे करते हैं। तो गुड यूनिट का वैल्यू कितना है, 160 प्रोसेस कॉस्ट है, जिसमें से 2.50 हम लोग लेस कर देंगे। स्क्रैप का वैल्यू 100 माइनस नॉर्मल लॉस, अभी थोड़ी देर पहले ही दिखाया था, ठीक है। 160 माइनस 2.50 कितना होता है, तो ये होता है 157.5 डिवाइडेड बाई 90। अगर गलत हो रहा है तो देख लो थोड़ा, 1.75। तो ये हो गया कॉस्ट पर यूनिट। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि एबनॉर्मल लॉस को भी हम लोग गुड यूनिट के कॉस्ट पर यूनिट से ही वैल्यू करते हैं, तो 1.75 इंटू 10 करने से कितना आ जाएगा, 17.5 आ जाएगा। आंसर ऑप्शन सी होगा, ऐसे ही तो करते हैं। फिर फोर्थ नंबर में देखो बोल रहा है, व्हेन एवरेज मेथड इज यूज्ड इन प्रोसेस कॉस्टिंग। जब हम लोग एवरेज मेथड मतलब इक्विवेलेंट प्रोसेस कॉस्टिंग का बात कर रहे हैं, एवरेज मेथड भी यूज करते हैं हम लोग, फीफो भी यूज करते हैं। अगर हम लोग एवरेज मेथड यूज करते हैं तो ओपनिंग इन्वेंटरी कॉस्ट क्या होता है, एवरेज में सारा चीज जोड़ जाड़ के हम लोग डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ओपनिंग इन्वेंटरी कॉस्ट को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यू कॉस्ट, एडेड टू द न्यू कॉस्ट, kept separate from the cost of the new period, average with other cost to arrive at total cost। कौन सा सही लग रहा है, ए में तो सब्ट्रैक्ट है, कैसे होगा, एवरेज निकालने के लिए तो बी सब्ट्रैक्ट। बी होगा, एडेड टू न्यू कॉस्ट, जो न्यू पीरियड का कॉस्ट है। जैसे मान लो ये मेरा प्रीवियस पीरियड का है, ये मेरा न्यू पीरियड है, ठीक है। तो अगर हम वेटेड एवरेज करें तो ये कॉस्ट को ऐड करके हम लोग एवरेज करते हैं, ठीक है। तो एडेड टू न्यू कॉस्ट आंसर होना चाहिए न्यू पीरियड का। अगर यही फीफो होता तो हम लोग ये वाला करते। अगर यहाँ पर एवरेज मेथड के जगह अगर मुझे फीफो बोल देता तो आंसर क्या होता पता है, तब आंसर होता ही केप्ट सेपरेट फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ न्यू पीरियड। तो ये अलग से कैलकुलेट होता है, ये अलग से कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो फिर ये आंसर होता, बट ये कभी नहीं होगा, बिकॉज एवरेज करेंगे तो सब्ट्रैक्ट तो न्यू कॉस्ट के साथ कैसे होगा। मतलब ऐसा मत सोचो कि न्यू कॉस्ट के साथ वो अलग, क्योंकि न्यू कॉस्ट न्यूली जो प्रोडक्शन हो रहा है उसके लिए, ये प्रीवियसली, तो फिर अभी प्रीवियस जो आधा अधूरा है उसको अगर हम लोग पूरा करेंगे तो फिर नए वाले कॉस्ट के साथ वो ऐड होगा। एवरेज विद अदर कॉस्ट टू अराइव, अदर कॉस्ट टू अराइव ऐसा नहीं है, ये लैंग्वेज ठीक नहीं है कि हम लोग अदर किसी भी कॉस्ट के साथ ऐड कर देंगे, ऐसा बात नहीं है। जो नया कॉस्ट जितना भी लग रहा है उसके साथ होगा। तो फोर्थ का आंसर हम लोग का बी हो जाएगा। फिफ्थ नंबर में बोला स्पॉइलेज दैट ऑकर्स अंडर इनएफिशिएंट ऑपरेटिंग कंडीशन। तो स्पॉइलेज क्यों हो गया, क्योंकि हम लोग अच्छे से हमारे चीजों को ऑपरेट नहीं किए। एंड इज ऑर्डिनरीली कंट्रोलेबल इज कॉल्ड। तो नॉर्मली ये हम लोग कंट्रोल कर सकते थे, बट हमारी गलती के वजह से, इनएफिशिएंसी के वजह से स्पॉइलेज हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्मल स्पॉइलेज, एबनॉर्मल स्पॉइलेज, नॉर्मल डिफेक्टिव, नन ऑफ द अबव। तो ये मतलब ये तो मतलब कॉमन सेंस से बताना है, ठीक है। एबनॉर्मल स्पॉइलेज एबनॉर्मल, ठीक है, ये कोई नॉर्मल बात मतलब हमारे गलती से, अगर गलती से कुछ होता है तो वो एक्सीडेंट, मतलब एबनॉर्मल स्पॉइलेज, ठीक है। तो फिफ्थ का बी हो जाएगा। सिक्स्थ नंबर में बोला है द कॉस्ट ऑफ नॉर्मल प्रोसेस लॉस इज। तो हम लोग नॉर्मल प्रोसेस में जो मतलब नॉर्मल लॉस बेसिकली, ठीक है, नॉर्मल लॉस का कॉस्ट को क्या ट्रीट किया जाता है, यहाँ पर अलग अलग पॉइंट बोला है, जो सही है वो हमें आंसर देना है। एब्सॉर्ब्ड बाय गुड यूनिट प्रोड्यूस्ड, मतलब इसका मतलब थोड़ी देर पहले ही बताया ना मैंने कि 100 यहाँ पर 10 लेस करके 90 दिखाया, फिर यहाँ पर 900 डिवाइडेड बाय, ठीक है, ये वाला याद रखो दिमाग में। तो एब्सॉर्ब्ड बाय गुड यूनिट प्रोड्यूस्ड एंड अमाउंट रियलाइज्ड बाय द सेल ऑफ लॉस यूनिट शुड बी डेबिटेड टू प्रोसेस अकाउंट।
डेबिटेड टू कॉस्टिंग पीएल अकाउंट, एब्जॉर्ब्ड बाय गुड यूनिट प्रोड्यूस, डेबिटेड टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड अमाउंट रियलाइज्ड बाय द सेल ऑफ लॉस यूनिट शुड बी क्रेडिटेड टू द प्रोसेस अकाउंट। कौन सा सही है? डी। बी सही है कि डी बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो, बी ना डी बोलो? देखो, सबसे पहला बात है कि प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या हम लोग जो हमारा नॉर्मल लॉस होता है उसको कभी डेबिट करते हैं? बाय नॉर्मल लॉस बोल के उसके कॉस्ट को तो क्रेडिट करते हैं ताकि हमारा प्रोसेस कॉस्ट का जो मतलब वैल्यू है वो कम हो जाए। मतलब यहाँ पर मान लो कॉस्ट 100 रुपए का लगा था, अगर मेरा नॉर्मल लॉस बेच के मुझे 2 रुपए भी मिला तो ये माइनस कर देते ना, 100 - 2 तो ये 98 आ जाएगा। मतलब हम लोग कॉस्टिंग, आप इस अगर हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग में इसे क्रेडिट करें तो फिर ये हम लोग नॉर्मल लॉस को फिर प्रोसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या डेबिट करेंगे? ये सोचो। डेबिट तो वो होता है ना जो लॉस होता है, यहाँ हम लोग लॉस कहाँ कर रहे हैं? इसको तो हम लोग क्या करते हैं, इस अगर मार्केट में ये सेलेबल है तो फिर हमारे प्रोसेस कॉस्ट के कॉस्टिंग के जो अमाउंट हुआ है उसको रिड्यूस करवाने के काम में लेते हैं। तो हम लोग पीएल में कैसे डेबिट करते हैं? तो इसे पीएल में करते ही नहीं है। और अगर अकाउंटिंग टेक्निक से समझो तो फाउंडेशन जिन्होंने किया है, तुम लोग का एक चैप्टर था कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बोल के, तो वहां मैंने सिखाया था कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में सेल ऑफ बाई प्रोडक्ट जो है वो कहाँ पर जाता है? बाई प्रोडक्ट की तरह ही तो सोच सकते हैं ना इसे। तो सेल ऑफ बाई प्रोडक्ट जो है हमारा किधर जाता है? बाई साइड में चला जाता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पे। तो जो भी हो, तो अभी अभी तो मैंने सिखाया कि नॉर्मल लॉस को हम लोग क्या करते हैं, गुड यूनिट में एब्जॉर्ब करवा लेते हैं ना। जैसे मेरा कॉस्ट यहाँ पर 90 हो गया, अगर ये लॉस नहीं हुआ होता, ठीक है, ये कितना हो जाएगा? हाँ 90 हो गया, ठीक है। अगर मेरा 10 यूनिट लॉस नहीं होता तो फिर मेरा कॉस्ट कितना करके पड़ता? यहाँ पर 9 रुपए करके पड़ता। और क्योंकि ये मेरा जो है 10 यूनिट लॉस हो गया तो मेरा 10 रुपए करके पड़ा, क्योंकि मैंने 90 से डिवाइड कर दिया। ये मुझे अलाउड है, हम अपने कॉस्ट पर यूनिट को इतना बढ़ा सकते हैं अगर ये मेरा लॉस नॉर्मल लॉस है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ नॉर्मल लॉस प्रोसेस इज, तो नॉर्मल लॉस का जो कॉस्ट है उसे हम लोग क्या करते हैं? अब इतना कुछ पता है, बोलो सही तरीके से क्या करते हैं? गुड यूनिट में उसे ऐड करते हैं ना, तो फिर क्या होना चाहिए आंसर? उसको उसके कॉस्ट को गुड यूनिट में दे देते हैं ना, तो इसलिए 9 की जगह 10 बना दिया। उसी को तो बोलते हैं एब्जॉर्ब करवाना। हाँ बोलो। सी। सी आंसर होगा, ठीक है। अब ए और सी में फर्क क्या है? देखो यहां से लेके यहां तक तो सेम लिखा हुआ है, एब्जॉर्ब बाय गुड यूनिट प्रोड्यूस्ड, एब्जॉर्ब बाय गुड यूनिट प्रोड्यूस्ड, बट ये आगे का गलत लिखा हुआ है। लिखा है कि अमाउंट रियलाइज्ड बाय सेल ऑफ लॉस यूनिट, मतलब नॉर्मल लॉस को बेच के जो पैसा मिलेगा, बोल रहा है वो प्रोसेस अकाउंट में डेबिट होता है। कहाँ भाई, वो तो प्रोसेस अकाउंट में क्रेडिट होता है। तो ये तो गलत है, ये तो लास्ट लाइन पढ़ के पता चल रहा है गलत है। और एब्जॉर्ब करवाने का मतलब ये बार बार तो हम बोल रहे हैं कि अगर मेरा कोई नॉर्मल लॉस है तो वो हम कस्टमर के ऊपर उस कॉस्ट को लगा सकते हैं, तभी तो हम 9 की जगह कॉस्ट 10 करेंगे, फिर भी मेरा प्रोडक्ट प्रॉफिट लगा के बिकेगा मार्केट में। फिर बोल रहे डेबिटेड टू कॉस्टिंग पीएल, नहीं ये कॉस्टिंग पीएल में डेबिट नहीं होगा, ठीक है, ये कॉस्टिंग पीएल में डेबिट नहीं होता है। अब यहाँ पर बोला है डेबिटेड टू कॉस्टिंग पीएल एंड अमाउंट रियलाइज्ड, ये तो दोनों का गलत कॉम्बिनेशन दे रखा है, ठीक है। ये यहाँ सही दिया है, क्रेडिट होता है प्रोसेस अकाउंट में, लेकिन ये पीएल में डेबिट नहीं होता है। पीएल में ये लॉस नहीं दिखता है क्योंकि ये लॉस तो हम लोग अपने गुड यूनिट में एब्सॉर्ब करवा देते, तो ये पीएल में कैसे जाएगा? पीएल में एबनॉर्मल लॉस दिखता है, कभी भी नॉर्मल लॉस नहीं दिखता है, क्योंकि नॉर्मल लॉस तो हम लोग कस्टमर से रिकवर करेंगे, वो तो हमारे गुड यूनिट में चार्ज करके हम लोग अपना कॉस्ट बढ़ा देते हैं। तो ये हो गया आंसर। तो कंसाइनमेंट में भी ये पढ़ा होगा, ठीक है। काफी सारे चैप्टर में ये कंसेप्ट आता है। फिर बोल रहा है द वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस इज इक्वल टू, बोल रहा है कि एबनॉर्मल लॉस का जो वैल्यू है वो किसके साथ इक्वल है? टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल, total process cost less realizable value of normal loss, total process cost less cost of scrap, total process cost less realizable value of normal loss, less value of transferred out of goods। ये तुम लोग को ऐसे नहीं समझ में आएगा, हम बताते हैं। जैसे ये प्रोसेस कॉस्टिंग अकाउंट है, मान लो ये है प्रोसेस 1, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों ने दे दिया टू इनपुट, मान लो यहाँ कुछ यूनिट है, यहाँ रुपीज है, मान लो यहाँ 100 यूनिट है, 1000 रुपए है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने कर दिया नॉर्मल लॉस, मान लो 10 यूनिट, और ये मान लो 2 रुपए या फिर 20 रुपीज फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, अब
मेरा यहाँ पर बोला है एबनॉर्मल लॉस आएगा, तो एबनॉर्मल लॉस यहाँ पर मेरा क्या आएगा, एक फिनिश गुड्स भी आएगा या आउटपुट भी आएगा, जो भी बोलो, ठीक है। मेरा यहाँ पर कुछ एक आउटपुट आ जाएगा, तो आउटपुट का कुछ एक यूनिट भी होगा। तो मान लेते हैं आउटपुट का यूनिट है 80, तो फिर बाकी क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल लॉस। तो एबनॉर्मल लॉस कितना हो जाएगा 10, ठीक है। मैंने ये फिगर बना लिया कि 100 इनपुट दिया, 10 नॉर्मल लॉस है, आउटपुट 80 है, तो एबनॉर्मल लॉस 10 हो जाएगा। अब एबनॉर्मल लॉस का जब वैल्यू करेंगे तो कैसे करते हैं, कॉस्ट पर यूनिट से करते हैं, गुड्स जो गुड यूनिट है उसके कॉस्ट के हिसाब से ही करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो लैंग्वेज दिया है वो कैसे दिया है, वो बोल रहा है कि देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, टोटल प्रोसेस कॉस्ट जो है उससे हम लोग लेस कर सकते हैं ये, ठीक है। फिर उससे हम लोग लेस कर सकते हैं जो आउटपुट ट्रांसफर होगा नेक्स्ट प्रोसेस में, उसके वैल्यू को लेस कर सकते हैं। करने के बाद जो बचेगा वो मेरा एबनॉर्मल लॉस का वैल्यू हो सकता है, ऐसा करके कहीं बोला हुआ है। वो कौन सा लैंग्वेज है, मतलब ये इस तरीके से तो हम लोग चीज को सीखते नहीं, हम लोग क्या सीखते हैं, हम लोग निकालते हैं पहले कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। तो गुड यूनिट का कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं और उसके साथ ये 80 को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका वैल्यू आ जाता है, और उसके साथ इस 10 को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका वैल्यू आ जाता है। बट यहाँ पर वैसे नहीं बोल के इस तरीके से बोला कि इससे ये माइनस करते तो ये निकल जाते। वो चीज कहाँ लिखा हुआ है बोलो, मैंने आंसर बता दिया, तुम लोग खाली बोलो वो चीज लिखा हुआ है कहाँ। ये 4 ऑप्शन में से कहाँ ये चीज लिखा हुआ, वही मेरा आंसर। डी। डी, देखो टोटल प्रोसेस कॉस्ट लेस रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस लेस वैल्यू ऑफ ट्रांसफर्ड गुड्स, तो फिर एबनॉर्मल लॉस आएगा। बट हम लोग ऐसे सीखते नहीं है, इस तरीके से थोड़ी ना सीखा जाता है। ये तो बैलेंसिंग फिगर करके हो गया, बट अब क्वेश्चन दिया है तो हमें करना पड़ेगा। तो 7th का आंसर डी हो गया। तो ऐसा आगे भी 1-2 क्वेश्चन मिलेगा, थोड़ा ध्यान रखें। बोल रहा है इंटर प्रोसेस प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड। हम लोग जो इंटर प्रोसेस प्रॉफिट वाला कंसेप्ट सीखे थे वो हम लोग क्यों कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि प्रोसेस इज ए कॉस्ट सेंटर। नहीं, प्रोसेस कोई कॉस्ट सेंटर नहीं होता। कॉस्ट सेंटर मतलब जिसका हम लोग कॉस्ट निकालते हैं, प्रोसेस हमारा प्रॉफिट सेंटर होता है। प्रोसेस करके अल्टीमेटली हमें बेचना होता है फिनिश गुड्स को, जिससे हमें प्रॉफिट मिलता है। तो प्रोसेस जो है वो प्रॉफिट सेंटर होता है। तो ये आंसर तो होगा नहीं। ईच प्रोसेस हैज टू रिपोर्ट प्रॉफिट। हर एक प्रोसेस को प्रॉफिट रिपोर्ट करना ही पड़ेगा। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है कि हर एक प्रोसेस को प्रॉफिट रिपोर्ट करना ही पड़ेगा। फिर बोल रहा है द एफिशिएंसी ऑफ द प्रोसेस इज मेजर्ड। बोल रहा है हम लोग प्रोसेस का एफिशिएंसी मेजर करते हैं। हाँ, ये सही है। देखो इंटर प्रोसेस प्रॉफिट हम लोग इसीलिए ये अकाउंट बनाते हैं ताकि एफिशिएंटली सब काम करे, ठीक है। द वेजेस ऑफ एम्प्लॉइज आर लिंक टू द प्रोसेस प्रॉफिटेबिलिटी। बोल रहा है कि प्रोसेस का जो प्रॉफिट होगा उसके ऊपर एम्प्लॉय लोगों का वेजेस वगैरह डिपेंड करता है। ये भी होता है, ठीक है। इंटर प्रोसेस प्रॉफिट ये एकदम ये ना नहीं बोल सकते, लेकिन मेन होता है कि अगर हम लोग प्रॉफिट लगा के एक दूसरे को ट्रांसफर करने के लिए बोल रहे हैं प्रोसेस को, ठीक है, कि भाई ये प्रोसेस में प्रॉफिट लगा के दूसरे प्रोसेस को, फिर प्रॉफिट लगा के नेक्स्ट प्रोसेस को, इससे क्या होता है, एफिशिएंटली काम होता है, ठीक है। क्योंकि जो है कि ऐसे करने पे जो एक्चुअली ये जो पॉइंट दिया है ना, ये भी कुछ गलत नहीं दिया है, ठीक है। लेकिन मेन ये होता है कि एफिशिएंटली काम करवाने के लिए ये किया जाता है। अब कोई एफिशिएंटली काम क्यों करेगा, तो क्योंकि उन्हें जो है प्रॉफिट जनरेट करके दिखाना होता है, ठीक है। और उस प्रॉफिट के हिसाब से ना उन्हें जो है मतलब वेजेस वगैरह भी मिलता है, ये बात गलत नहीं है। लेकिन अगर हमें मेन पूछे, मेन जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है ऑर्गेनाइजेशन का, वो ये होता है कि प्रोसेस अपने आप में एफिशिएंटली काम कर रहा है कि नहीं, उसको चेक करने के लिए हम लोग एक प्रोसेस को दूसरे प्रोसेस को जब ट्रांसफर होगा तो प्रॉफिट लगा के ट्रांसफर करने के लिए बोलते हैं। तो मेन जो काम है वो है एफिशिएंसी ऑफ द प्रोसेस, ठीक है। प्रोसेस का एफिशिएंसी मेजर करने के लिए इंटर प्रोसेस प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है। अंडर वेटेड एवरेज मेथड, जब वेटेड एवरेज मेथड फॉलो होता है, मतलब इक्विवेलेंट मेथड, द कॉस्ट टू कंप्लीट द ओपनिंग WIP इज इग्नोर्ड। बोल रहा है कि WIP का जो कॉस्ट होगा, अगर कोई WIP है तो बोल रहे वो इग्नोर कर देंगे। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होता है। इग्नोर कैसे करेंगे, अभी थोड़ी देर पहले तो सीखा कि उसको न्यू पीरियड के कॉस्ट के साथ ऐड कर देंगे, और इस पे हम लोगों ने क्वेश्चन किया हुआ भी है। तो 9 का ए तो हो ही नहीं सकता है। बाकी BCD में से देखो क्या आंसर होगा। बोल रहा है द कॉस्ट टू द कंप्लीट ओपनिंग WIP एंड अदर कंप्लीटेड यूनिट्स आर कैलकुलेटेड सेपरेटली। नहीं, सेपरेटली फीफो में होता है, सेपरेटली नहीं करेंगे। वेटेड एवरेज है तो मिक्स्ड अप करेंगे, तो बी भी नहीं होगा, बचा सी और डी। द कॉस्ट ऑफ ओपनिंग WIP एंड कॉस्ट ऑफ द करेंट पीरियड आर एग्रीगेटेड, मतलब टोटल करना है, एंड द एग्रीगेट कॉस्ट इज डिवाइडेड बाय द आउटपुट इन टर्म्स ऑफ कंप्लीट यूनिट। हाँ, यही हम लोग करते हैं, इक्विवेलेंट कंप्लीट यूनिट निकालते हैं पहले, फिर उसके बाद टोटल कॉस्ट को उससे डिवाइड करते हैं। ये वाला आंसर सही है, तो ये भी नहीं होगा। ये बोला था क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP इज वैल्यूड एट करेंट कॉस्ट।
नहीं, ऐसा नहीं है कि क्लोजिंग, हाँ ये होता है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP जो है वो हम लोग करेंट कॉस्ट, एक्चुअली ये हमारा पूरा ही एवरेज कॉस्ट से ही कैलकुलेट होता है, तो ऑप्शन सी हम लोग का सही दिया हुआ है। फिर 10th नंबर में देखो, ए प्रोसेस अकाउंट इज डेबिटेड बाय एबनॉर्मल गेन, तो प्रोसेस अकाउंट में एबनॉर्मल गेन डेबिट होता है, ठीक है, इधर लिखते हैं ना, तो इसीलिए बोल रहे हैं एबनॉर्मल गेन इज डेबिटेड। अब इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो अभी थोड़ी देर पहले जैसे मैंने सिखाया ना, ये माइनस 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 ऐसे करके पढ़ना है, तो यहाँ पर बोलो कि कौन सा सही लिखा हुआ है। बोले डिटरमाइन एज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस, कॉस्ट ऑफ गुड यूनिट लेस रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस, कॉस्ट ऑफ गुड यूनिट लेस रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ एक्चुअल लॉस इक्वल टू द वैल्यू ऑफ गुड यूनिट लेस क्लोजिंग स्टॉक, कौन सा सही है, सोचो ये इस तरीके से कौन सा नहीं, हाँ बोलो। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी थोड़ा सा गलत हो रहा है, सी तो नहीं होगा। अच्छा कौन सा नहीं होगा पहले बोलो तो, एक बार पढ़ के लग रहा है कि ये तो हो ही नहीं सकता है। ए। ए, ये कभी नहीं हो सकता, नॉर्मल लॉस का जो वैल्यू है वही एबनॉर्मल गेन का वैल्यू होगा, ऐसा कहाँ बोला हुआ है, ऐसा तो कभी नहीं होता। ठीक है, अब बाकी को धीरे धीरे पढ़ो, पहले डी पढ़ो, इक्वल टू द वैल्यू ऑफ गुड यूनिट लेस क्लोजिंग स्टॉक। तो पहला बात है कि क्या क्लोजिंग स्टॉक कुछ होता है हमारा, क्लोजिंग स्टॉक तो नहीं होता है। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा फिनिश गुड्स है, हाँ हो सकता है क्लोजिंग स्टॉक भी हो सकता है, ऐसा बात नहीं है कि हमारा क्लोजिंग स्टॉक नहीं होगा। बोल रहा है कि एबनॉर्मल गेन का जो वैल्यू है वो हो जाएगा गुड यूनिट का जो कॉस्ट है, गुड यूनिट का जो कॉस्ट है, मतलब हम लोग जो कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे ना, गुड यूनिट का कॉस्ट का मतलब कॉस्ट पर यूनिट इनटू जो हम लोग ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर गुड्स का बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर जो आउटपुट आएगा उसका कॉस्ट का बात कर रहा है। ठीक है, फिर उससे लेस कर देंगे, अगर हमारा कोई क्लोजिंग स्टॉक में मान लो हम लोग कुछ रखना चाहते हैं तो उसको लेस कर देंगे। तो बोल रहा है कि अगर हम लोग इससे इसको लेस कर देंगे, तो पहला बात है अगर मेरा कुछ क्लोजिंग स्टॉक आया तो फिर वो मेरा गुड यूनिट जो ट्रांसफर होगा और जो क्लोजिंग स्टॉक में रहेगा वो दोनों एक ही साइड में आएगा, तो फिर वो लेस तो हो नहीं सकता है, तो डी नहीं होगा। ठीक है, अब सी तो मैंने पहले ही बोला कि गलत है, अब तुम लोग सोचो कि सी और बी में से क्या होगा, तो ऐसे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। बी। बी होगा, कॉस्ट ऑफ गुड यूनिट लेस रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस। तो देखो अगर मेरा यहाँ पर नॉर्मल लॉस है जो कि हो सकता है प्रोसेस में, ठीक है, और गुड यूनिट का जो कॉस्ट है वो, उससे बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ गुड यूनिट लेस रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ, सॉरी, कॉस्ट ऑफ गुड यूनिट लेस रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ गुड यूनिट और लेस कर देंगे रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस, मतलब टोटल कॉस्ट माइनस नॉर्मल लॉस, अगर माइनस कर देते हैं डिवाइडेड बाय जो यूनिट है, इससे जो हमारा कॉस्ट पर यूनिट आएगा उससे उसके साथ हम लोग इसका यूनिट को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड यूनिट लेस रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस, तो हम लोग जो निकालते हैं ना कॉस्ट पर यूनिट, उसका डेटा दिया हुआ है यहाँ पर, कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं, उसी से एबनॉर्मल गेन का और एबनॉर्मल लॉस दोनों का वैल्यू करते हैं, बट वहां पर थोड़ा अलग तरीके से पूछा था वो माइनस करके, बट यहाँ पर सिर्फ वो लेजर देखने से नहीं होगा, यहाँ पर क्या करना है कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से होगा, वो बोला है। फिर 11th नंबर में बोला है Lean Labs develops 55 mm film using a 4-step process that moves progressively through 4 department। अच्छा, तो 4 डिपार्टमेंट के थ्रू से ये काम हो रहा है। The company specializes in overnight service and has the largest drugstore chain as its primary customer. Currently, direct labor, direct material, and overhead are accumulated by department. The cost accumulation system that West described the system Lean Lab is using is ऑपरेशन कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग। तो ये लोग जो भी काम कर रहे हैं उसके लिए कौन सा कॉस्टिंग मेथड सूटेबल है, तो देखो ये कैसे काम कर रहे हैं उसके ऊपर हमें आंसर देना है, तो हम कुछ पॉइंट्स हाईलाइट करते तो तुम लोग बता सकते हो। 4 स्टेप्स प्रोसेस, ये पढ़ के पता चलता है प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग। ठीक है, मतलब 4 स्टेप्स में होगा, जब कोई काम अलग अलग स्टेप्स में होता है, अलग अलग प्रोसेस के थ्रू से होता है, तो हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग फॉलो। फिर बोला है व्हेन कंपेयर्ड विद नॉर्मल स्पॉइलेज एबनॉर्मल स्पॉइलेज, जब हम लोग नॉर्मल स्पॉइलेज और एबनॉर्मल स्पॉइलेज को कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो बोल रहा है अराइज फ्रॉम फ्रीक्वेंटली फ्रॉम फैक्टर्स दैट आर इनहेरेंट इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। बोल रहा है कि जब हम लोग नॉर्मल स्पॉइलेज और एबनॉर्मल स्पॉइलेज को
सॉरी यहाँ पर बोला है व्हेन कंपेयर्ड विद नॉर्मल स्पॉइलेज एबनॉर्मल स्पॉइलेज। अच्छा हाँ, दोनों को कंपेयर करना है। बोल रहा है अराइज मोर फ्रीक्वेंटली फ्रॉम फैक्टर्स, बोल रहा है इस फैक्टर्स की वजह से अराइज होता है दैट आर इनहेरेंट इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो वो तो नॉर्मल लॉस के केस में होता है कि गुड्स के इनहेरेंट फैक्टर्स के लिए वो अराइज होता है, ठीक है। तो एबनॉर्मल स्पॉइलेज तो जो है वो गुड्स के इनहेरेंट नेचर के लिए नहीं होता है, वो हमारे गलती के वजह से होता है। फिर बोल रहा है इज गिवन द सेम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एज नॉर्मल स्पॉइलेज। तो बोल रहा है एबनॉर्मल स्पॉइलेज का वही ट्रीटमेंट होता है जो नॉर्मल स्पॉइलेज का होता है, ऐसा भी नहीं होता है, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन तो हम लोग का गलत है। फिर बोल रहा है मतलब सिमिलैरिटीज बोल रहे, देखो ये जो बोला है ये जो बोला है ये दोनों गलत बोला है, ठीक है। ये नॉर्मल लॉस के लिए एप्लीकेबल है, ये भी नॉर्मल लॉस के। एबनॉर्मल का ट्रीटमेंट थोड़ी ना नॉर्मल के जैसे होता है, नॉर्मल गुड्स के इनहेरेंट नेचर के लिए होता है, एबनॉर्मल थोड़ी ना उस वजह से होता है। फिर बोल रहा है इज जनरली थॉट थॉट सॉरी इज जनरली थॉट टू बी मोर कंट्रोलेबल बाई परचेज डिपार्टमेंट देन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। बोल रहा है कि ये ज्यादा कंट्रोलेबल है बाई परचेज डिपार्टमेंट देन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। मतलब ये जो स्पॉइलेज हो रहा है ये परचेज डिपार्टमेंट से ज्यादा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के कंट्रोल में है ताकि स्पॉइलेज ना हो, ये बोल रहा है। कंट्रोलेबल इज मोर कंट्रोलेबल नहीं, परचेज डिपार्टमेंट क्या करेगा, देखो जो स्पॉइलेज वगैरह हो रहा है वो तो फैक्ट्री में हो रहा होगा या स्टोर में हो रहा होगा। देखो या तो स्टोर में पड़ा पड़ा स्पॉइलेज हो सकता है या फैक्ट्री में काम करते वक्त स्पॉइलेज हो सकता है। परचेज वालों का क्या काम, वो तो खरीदारी करते हैं, उनके पास थोड़ी ना फिजिकली कोई स्टॉक रहता है। तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। तो फिर आंसर इसका मतलब डी होना चाहिए। पढ़ लेते क्या बोला, इज नॉट टिपिकली इन्फ्लुएंस बाय द टाइटनेस ऑफ द प्रोडक्शन स्टैंडर्ड। तो बोल रहा है कि अगर हम लोग अपना प्रोडक्शन स्टैंडर्ड को बढ़ा देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा एबनॉर्मल स्पॉइलेज नहीं होगा। तो ये बात तो सही बोला है कि हम लोग अगर अपना प्रोडक्शन स्टैंडर्ड को बढ़ा ले तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा एबनॉर्मल स्पॉइलेज नहीं होगा। तो एबनॉर्मल स्पॉइलेज के लिए जो भी चीज, जैसे देखो अगर हम लोग अपना प्रोडक्शन स्टैंडर्ड बढ़ा लेते हैं तो नॉर्मल लॉस जो है वो होगा नहीं, ये भी नहीं बोल सकते, एबनॉर्मल स्पॉइलेज नहीं होगा वो भी नहीं बोल सकते। मतलब प्रोडक्शन स्टैंडर्ड के टाइटनेस से हमारा नॉर्मल स्पॉइलेज या एबनॉर्मल स्पॉइलेज नहीं होगा, ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते। तो ऑप्शन डी हमारा सही है। फिर 13 में आते हैं। 13 में क्या बोला है, assume 550 unit were worked on during a period in which a total of 500 good units were completed। तो अगर 550 यूनिट पे काम हो रहा है किसी पीरियड में तो 500 गुड यूनिट कंप्लीट हुआ है, तो 50 जो है लॉस हुआ है। नॉर्मल स्पॉइलेज हो रहा है, बोल रहा है 30 यूनिट। अच्छा 550 से प्रोड्यूस हुआ 500, तो लॉस टोटल दिख रहा है 50, बट इसमें से नॉर्मल लॉस बोल रखा है 30, एबनॉर्मल स्पॉइलेज 20। वो तो हम लोग भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बोल दिया है। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट 2200, तो ये प्रोडक्शन करने के लिए कॉस्ट लगा है 2200। द कंपनी अकाउंट्स फॉर एबनॉर्मल स्पॉइलेज सेपरेटली ऑन द इनकम स्टेटमेंट एज लॉस ड्यू टू एबनॉर्मल स्पॉइलेज। बोल रहा है कि कंपनी एबनॉर्मल स्पॉइलेज को अलग से कैलकुलेट करके इनकम स्टेटमेंट में मतलब पीएल में दिखाएगी। नॉर्मल स्पॉइलेज इज नॉट अकाउंटेड फॉर सेपरेटली, उन्होंने नॉर्मल लॉस को सेपरेटली ट्रीट नहीं किया, करना भी नहीं है, वो तो गुड यूनिट पे एब्सॉर्ब करना है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ गुड यूनिट प्रोड्यूस, तो फिर गुड यूनिट प्रोड्यूस का कॉस्ट कितना होगा, तो 2200 कॉस्ट है। अब नॉर्मल लॉस बिकेगा ऐसा तो मार्केट में कुछ बोला नहीं, रेट भी नहीं बोला है, तो फिर ये जीरो हो जाएगा। और हमारा जो प्रोडक्शन यूनिट है वो कितना आ रहा है, तो 550 इनपुट दिया था, माइनस हो जाएगा वहां से 30, तो 2200 डिवाइडेड बाई 520 हो गया, तो कितना आ जाएगा 2200 डिवाइडेड बाई 520, तो कॉस्ट पर यूनिट आ गया 4.23 इतना आ रहा है। और गुड यूनिट कितना सारा है, फिर गुड यूनिट है 550 में नॉर्मल लॉस, गुड यूनिट कितना है 50 माइनस करने से 500 गुड यूनिट है, तो 500 मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा 2115.38, मतलब ऑप्शन बी होगा। ठीक है, ये आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। हमें पूछा है गुड यूनिट, तो गुड यूनिट कितना है, ये मेरा गुड यूनिट है, ठीक है। तो मुझे 500 का कॉस्ट निकालने बोला है, तो 500 का कॉस्ट हम कैसे निकालेंगे, तो कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकलता है, टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप रियलाइज्ड, तो स्क्रैप रियलाइज्ड तो कुछ नहीं है, जीरो है। फिर इनपुट यूनिट माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट, तो फिर नॉर्मल लॉस 30 है, करने से हम लोग का जितना आया इंटू कर दिया मैंने 500, तो फिर हमें आंसर पता चल गया 2115। अब लास्ट 14th नंबर में बोला है कि आईसी लिमिटेड यूजेस प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम एंड इंस्पेक्ट्स इट्स गुड्स
पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। तो बोल रहा है कि ये प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम फॉलो करते हैं और उसके बाद इंस्पेक्शन भी करते हैं जो गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसका। एंड इंजीनियर नोटिस्ड ऑन 31st May 31st द फॉलोइंग: गुड यूनिट कंप्लीटेड, normal spoilage, abnormal spoilage. Unit cost were material 2.50, conversion cost, labor and overhead 6 rupees. The number of unit that company would transfer to finished goods stock and the related cost. बोल रहा है कितना यूनिट कंपनी एज अ ट्रांसफर करेगी, ठीक है, फिनिश स्टॉक में, और उसका कॉस्ट कितना होगा। मतलब अगर हम लोग पूरा एक प्रोसेस कॉस्टिंग बना ले तो फिर इसमें हम लोग का हो जाएगा गुड यूनिट कंप्लीटेड है, ये यहाँ पर आ जाएगा बाय नॉर्मल लॉस 300, abnormal loss 100, by finished goods 15,000, ठीक है। अब मेटेरियल लगा है 2.50, कन्वर्जन कॉस्ट है 6 रुपीज, ठीक है। नंबर ऑफ यूनिट्स दैट कंपनी वुड ट्रांसफर टू फिनिश, तो कितना ट्रांसफर करेगी फिनिश गुड्स में, वो तो आंसर 15,000 होगा। तो देखो हर एक ऑप्शन में 15,000 दिया हुआ है, तो ये 15,300 वाला तो गलत है। 15,300 कहाँ से ट्रांसफर होगा, क्योंकि गुड यूनिट तो 15,000 है। अब डी ऑप्शन तो हट गया, अब ए बी सी में से कोई एक आंसर होना चाहिए। तो फिनिश गुड्स है 15,000, तो इंटू करना पड़ेगा कॉस्ट पर यूनिट। तो कॉस्ट पर यूनिट कितना है, तो 2.5 और 6 मतलब कितना हो जाएगा 8.50, इतना कॉस्ट लग रहा है। तो फिर 2 पॉइंट मतलब 15,000 इंटू 8.50 करने से ही आंसर आ जाएगा 1,27,500, यानी 14 का आंसर। सॉरी गलत हो गया, एक सेकंड, ये ना गलत हो गया इसलिए क्योंकि अच्छा हमें कोई नॉर्मल लॉस का रियलाइजेबल वैल्यू बोला है क्या, नॉर्मल लॉस का नहीं, रियलाइजेबल वैल्यू तो नहीं बोला। अच्छा 300 यूनिट हम लोग का नॉर्मल स्पॉइलेज, अच्छा हाँ। तो देखो ये जो कॉस्ट बता रखा है ना, इसको तो हम लोग इधर लिखेंगे ना। ये देखो हमें पता तो नहीं है कि इनपुट मटेरियल कितना है, यूनिट में कितना है, बट हमें कॉस्ट तो निकाल ही सकते हैं। लेकिन कॉस्ट का भी पूरा नहीं पता, कॉस्ट पर यूनिट पता है कि मटेरियल जितना लगा है वो @2.50 करके लगा है, और कन्वर्जन कॉस्ट जो है @6 रुपीज करके है। बट टोटल कॉस्ट हम लोग नहीं निकाल पा रहे, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो है टोटल कॉस्ट निकालने के लिए इनपुट यूनिट अवेलेबल नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मेरा एबनॉर्मल लॉस 100 है, नॉर्मल स्पॉइलेज 300 है, गुड्स यूनिट कंप्लीटेड 15,000 है, तो मुझे ये बताओ कि हम लोगों ने कितना इनपुट दिया होगा, रिवर्सली कैलकुलेट करके तो बता सकते हैं। 15,400। हाँ, तो इसका मतलब 15,400 यूनिट दिया होगा, ठीक है। तो 15,400 यूनिट का हमारा खर्चा कितना हुआ होगा 8.50 करके, वही मेरा टोटल कॉस्ट होगा। फिर बाकी आगे लेस करना पड़ेगा। तो देखते हैं 15,400 इंटू 8.5, पूरा टोटल कर दिए 1,30,900, ये मेरा जो है टोटल कॉस्ट है। तो 1,30,900, अच्छा डिवाइडेड बाई, ये स्क्रैप वैल्यू तो कुछ नहीं है, डिवाइडेड बाई मेरा कितना हो जाएगा फिर 15,400 माइनस 300 करने से मेरा कॉस्ट पर यूनिट आएगा, इंटू अगर हम 15,000 करेंगे तो मुझे आंसर मिल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 15,100, 8.66, तो देखते हैं इंटू 15,000, 1,30,033 आ गया। ऑप्शन तो हम लोग का बी है, बट मेरा पूरा पूरा मैच क्यों नहीं हुआ, होना तो चाहिए। आ तो रहा है 1,30,050, मतलब ये शायद इसलिए नहीं आ रहा है, सुनो ये इसलिए नहीं आ रहा है, देखो मेरा आ गया है आंसर अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने ये 8.66 पूरा लिया है। तो एक काम करते हैं ना, हम 8.67 लेके देखे आ रहा है कि नहीं।
1,30,900 डिवाइडेड बाय 15,100, ठीक है, तो ये आ गया 8.668। तो हम 8.67 लेके देखते हैं क्या मल्टीप्लाई करने से आ जाता है, शायद आ जाएगा। अब इन्होंने 3 डिजिट लिया है, 4 डिजिट लिया है, हाँ आ गया। देखो मुझे भी नहीं पता ना, ये देखो अगर सिर्फ 8 पॉइंट, मैंने पूरा डेटा लेके किया तो थोड़ा सा आंसर वेरी कर गया, बट पास पास तो आ ही जा रहा है, तो इससे हम लोग बता ही सकते हैं कि आंसर मेरा ये होगा। अब यहाँ भी ये आंसर है, बट ये तो पहले ही आउट हो गया होगा, क्योंकि 15,300 तो ट्रांसफर होगा ही नहीं, होगा कितना 15,000। तो मैंने कैसे निकाला, मैंने पहले इनपुट यूनिट निकाल लिया, फिर टोटल कॉस्ट निकाल लिया, टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप जो कि है नहीं, तो नॉर्मल यूनिट माइनस नॉर्मल जो है नॉर्मल लॉस यूनिट, तो फिर डिवाइड करने से कॉस्ट पर यूनिट निकल गया, फिर उसको मल्टीप्लाई कर दिया फिनिश गुड्स वाले यूनिट से, तो आंसर आ गया। तो ये अच्छा था क्वेश्चन, मतलब थोड़ा अलग था, तो ये आंसर हम लोग का ऑप्शन बी हो जाएगा। बस यही था, कंप्लीट हो गया हमारा, ये बाकी रह गया था। नेक्स्ट जो कॉस्ट का क्लास होगा उसमें हम लोग दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है फिर।